हाँ, तो मार्केट आज दबाव में निफ्टी कर रहा है फ्लैट हाई से। अगर आप कंपेयर करें तो करीब करीब 150 से ज़्यादा पॉइंट की हो चुकी है गिरावट। बैंक निफ्टी आज प्रेशर में है। वीरेंद्र जी, वेरी गुड आफ्टरनून। कल हमने डिस्कशन किया था न्यूट्रल जाएंगे और देखिए आज मार्केट फिर से प्रेशर में है। क्या लग रहा है, कौन से लेवल्स अब इम्पोर्टेंट, क्या करना चाहिए? अभी भी कॉशियस है इंडाइसिस में? देखिए ऐशा, गुड आफ्टरनून। अभी आप स्ट्रेंथ शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते इस बाजार के लिए। आज आईटी चल रहा है श्रेया, आईटी इंडेक्स 0.84% ऊपर है। ये आईटी शॉर्ट कवरिंग के सहारे चल रहा है, ये स्ट्रेंथ नहीं है। स्ट्रेंथ तब होती है जब रिलायंस 1405 के ऊपर आता है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट अपने 100 डिमा को पार करता, कॉल राइटर्स के जोन को पार करता, वो नहीं कर पाया, वो बैकफुट पे आ गया। स्ट्रेंथ तब होती जब निफ्टी बैंक 55,650 की ट्रेजेक्टरी को पार करता, ये वो नहीं कर पाया, ये भी करीब 55,550 से घूम के बैकफुट पे आ गया। और अगर स्ट्रेंथ होती तो HDFC बैंक जो था वो 2000 के ऊपर ट्रेड कर रहा होता, एंड मोर स्पेशली अबव 1995 जो इसका एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है। शायद कल हम इसी स्टॉक का जिक्र करते हैं 1995 का। तो आप स्ट्रेंथ शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते शायद। बस ये है कि बाजार इस वक्त थोड़ा सा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में है, यहाँ थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा है, मल्टीपल एवरेजेस ऊपर और नीचे अलाइंड है, और उसी में से अगर आप एक कंपल्सिव इंडेक्स ट्रेडर हैं तो आपको थक हार के उसी में से ट्रेड निकालना पड़ेगा। लेके आइए सुबह के लेवल्स। मैंने क्लियरली मेंशन किया था शायद, जो मैंने आपसे कल भी डिस्कस किया था, दैट पॉइंट इज 24,600 और 641। कल के क्लोज के बाद वो पॉइंट चला गया था 649 पे। अगर 641 और 600 क्रॉस हुआ तो अ स्विंग टुवर्ड्स 726 पॉसिबल। श्रेया, यहीं पर 749 पे, 795 पर मल्टीपल एवरेजेस कोलैप्स हो रहे हैं, तो आपके पास ना छोटे छोटे ट्रेड विंडो हैं। तो निफ्टी गया, खिसका, नीचे आया, फिर 595 को क्रॉस किया, 649 को क्रॉस किया, ऑलमोस्ट 702 तक गया, लेकिन उसके बाद कोलैप्स। क्योंकि इसको हायर लेवल्स पर सस्टेन होने के लिए स्ट्रेंथ की जरूरत है, जो कि विजिबल नहीं है श्रेया। सिर्फ आप शॉर्ट कवरिंग के सहारे इस तीव्र गति से आने वाले स्विंग को सस्टेन नहीं कर सकते। अब आते हैं कि इस प्राइस पे आप क्या करें। देखिए, मैंने 12 बजे भी शायद एक ये व्यू शेयर किया था। आप इस वक्त के स्टैट्स को देखिए। इस सेशन की उपलब्धि ये है कि हमने कल की उपलब्धियों को अब तक होल्ड कर रहे हैं। कल की उपलब्धि क्या थी? कल आप 24,500 के ऊपर क्लोज हुए थे। कल की उपलब्धि ये थी कि आप सबसे बड़े कॉलाइटर्स के जोन के ऊपर ट्रेड कर रहे थे, वो 24,500 के ऊपर। और आप देखिए श्रेया, आज क्या हुआ है? सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई 1,11,00,000 का इसी पुट पे खड़ा है, और नीचे भी पुट राइटिंग हो रही है, और 24,400 पे करीब 1 करोड़ पुट खड़ी हुई है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस प्राइस जोन में हम तब तक बाय ऑन डिप्स करेंगे जब तक कि 24,480 और 510 कायम है स्क्रीन पे। तब तक बाय ऑन डिप्स कीजिए, और ऊपर यकीन मानिए 610, 620, 630 मिले, बाहर निकल के आ जाइए। क्यों? क्योंकि 630 पे, 637 पे आपका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। यानी आईटी जो कुछ भी शॉर्ट कवरिंग प्रोवाइड कर रहा है, उसके सहारे आपके पास ट्रेड चैनल क्या है? अबव 24,500 रेंज परसिस्ट करती है, ट्रेड को पिक करना है और ऑफलोड करना है श्रेया उस ट्रेड को 24,600 और 24,630 के जोन में। अगर आप इस 130 पॉइंट से कंफर्टेबल हैं, दैट्स गुड, अदरवाइज अवॉइड कीजिए। और एक और बात श्रेया, अभी मैं स्ट्रेंथ शब्द का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमने शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डेमा को नहीं क्रॉस किया, और वो परसिस्ट करता है 650, 630 पे। यानी जब तक 637 के नीचे हैं हम स्केप्टिकल रहेंगे, बट जब तक 24,500 के ऊपर हैं, बाय ऑन डिप्स काम कर सकता है श्रेया। और एक और बात, द मोमेंट यू विल कोलैप्स 24,470 के नीचे, अगर 470 के नीचे आप कोलैप्स होते हैं तो मैं फिर शॉर्ट करने में कोई परहेज नहीं करूंगा श्रेया। ओके, फिलहाल तो शॉर्ट करने की भी राय नहीं है जब तक 24,500 तक होल्ड कर रखा है निफ्टी ने। फिलहाल स्ट्रेंथ भी नहीं है मार्केट में। बात हो गई वीरेंद्र जी निफ्टी की। बैंक निफ्टी 55,566 का इसने हाई लगाया आज के सत्र में। 55,650 आपने एक इंपॉर्टेंट लेवल बताया है। बैंक निफ्टी कल पीएसयू साथ दे रहे थे, और प्राइवेट बैंक आज बैकफुट पर है। पीएसयूज में भी उतना दम नजर नहीं आ रहा। कमजोर है बैंक निफ्टी। देखिए शायद पीएसयू बैंक तो फिर भी ठीक है। आई मीन रोज अब रोज आप ये नहीं कर सकते ना कि आप अपेक्षा नहीं कर सकते कि एसबीआई रोज ताबड़तोड़ 25 रुपए चले, ये भी बेमानी होगी। हाँ। आज आपको एचडीएफसी बैंक से एक्सपेक्टेशन थी कि आप डिलीवर करिए,
आप HDFC बैंक का हाई देखिए श्रेया, कल की आप भले ही हमारी क्लोजिंग खोल के देख लीजिएगा, मैंने यही बोली थी ना, 1995 यहाँ पे तय होगा इस 5 रुपए पे, 1995 पे और 2000 पे की निफ्टी बैंक चलेगा कि नहीं चलेगा। PSU बैंक्स आपको नीचे से धकेल सकते हैं ऊपर की तरफ, सिंकिंग क्लस्टर से बाहर लेके आ सकते हैं, बट जहां तक स्ट्रेंथ का सवाल है, बिना प्राइवेट बैंक के आप स्ट्रेंथ हासिल नहीं कर सकते। आप अपने डाउनसाइड को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं PSU बैंक से, लेकिन अपसाइड को अगर आपको तय करना है तो यू नीड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम प्राइवेट बैंक्स लाइक HDFC बैंक एंड ICICI बैंक। वो नहीं है। जरा प्लीज सुबह के लेवल्स लेके आइए। देखिए मैंने क्लियर कहा था, जब तक कि नहीं कट रहा है 10 डेमा, क्या था 55,666, 55,524, जब तक ये क्लस्टर नहीं कट रहा है, ये है कॉलाइट्रस और 10 डेमा, ट्रेड मत कीजिएगा हायर ट्रेजेक्टरीज पे। इन दैट केस ट्रेड परसिस्ट करेगा। जरा प्लीज निफ्टी का इंट्राडे चार्ट लेके आइए और लेवल लिखे आइएगा। 55,207 सुबह का लो था, 55,217, डिप को बाय कीजिएगा। आए 100 डेमा के नजदीक, आए पुट राइटर्स के नजदीक, तो ट्रेड पिक कीजिएगा और उस ट्रेड को फिर 55,550, 530 की ट्रेजेक्टरी में लाके छोड़ देंगे। तो श्रेया, एक ऐसा इंडेक्स जो अभी स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी में जाने को तैयार नहीं है, उसको ट्रेड करने का तरीका यही है, डिफाइंड बेस जो कि इस केस में 55,000 है, उसके इर्द गिर्द बाय कीजिए और चुपचाप एक ऐसे क्लस्टर पर ले जाके छोड़ दीजिए उस ट्रेड को जहां पे स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, फॉर इंस्टेंस 55,550। एक बात और मैं कहूंगा यहाँ पे, प्लीज जरा ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए। इस बाजार को थोड़ा सा कोलैप्स होने से रोक रहा है निफ्टी बैंक, बावजूद इसके चल नहीं रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, बट इस बाजार को कोलैप्स होने से रोक रहा है ये 55,000 का पुट राइटर, जहां पे करीब 10 लाख पुट खड़ी हैं और जहां पे आपका 100 डेमा है। इस बाजार के लिए सबसे नेगेटिव परिस्थिति, सबसे नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस शायद तब होंगे अगर हम किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 54,900 और 55,000 तोड़ते हैं। वो एक वर्स्ट केस होगा इस मार्केट के लिए। श्रेया, जब तक 55,000 इंटैक्ट है फिलहाल तो उम्मीद जगी हुई है। ये पूरा सेटअप बैंक निफ्टी और निफ्टी का समझा हमने। अब शो में आगे बढ़ते हैं और ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात करते हैं, क्योंकि मार्केट फ्लैट है लेकिन निफ्टी फिलहाल फ्लैट। तो शुरुआत करते हैं तेजी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ ही। सहारा कौन से स्टॉक से आज मिलता हुआ नजर आ रहा है? टेक महिंद्रा देखिए पूरा IT स्पेस थोड़ा आज बाइंग मोड में है, 2.5% के करीब चढ़ गया। ऑटो स्पेस में आज बाइंग है, मारुति सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प, महिंद्रा एंड महिंद्रा अगर आप देखें तो 1.5 से 2% की तेजी इन पर्टिकुलर काउंटर्स में आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा SJ विन रिजल्ट, पोस्ट रिजल्ट यहाँ पर शानदार बाइंग, वायदा के टॉप गेनर में शामिल, एबिटा मार्जिन में बढ़ोतरी देखने को मिली थी। एल्केम लैब देखिए आफ्टर रिजल्ट ये चढ़ गया, 0.75% की तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। जिंदल स्टेनलेस 4.5% और बायोकॉन में भी 4% की तेजी आती हुई नजर आई। लेकिन कहाँ प्रेशर है आज? बजाज फाइनेंस पूरा NBFC स्पेस बैकफुट पे, 2.5% से ज्यादा की गिरावट। FMCG स्पेस देखिए आप, कंजम्पशन बास्केट थोड़ा बैकफुट पे, वहां पे डेंट पड़ता हुआ नजर आया। HUL इटर्नल गिर गया, HUL 1% और इटर्नल कल की तेजी के बाद मुनाफा वसूली आज देखने को मिल रही है 0.5%। HDFC बैंक हैवी वेट 1% से नीचे कारोबार करता हुआ। एस्ट्रल रिजल्ट के बाद ये टूटा, काफी खराब रिजल्ट थे, ब्रोकरेजेस के स्टैंसेस भी बेरिश। स्टॉक का एनालिसिस सटीक हुआ, 7.5% से ज्यादा की गिरावट यहाँ पे। कल्याण ज्वेलर्स पे डेंट पड़ा 2.5% से ज्यादा, ग्रासिम टूट गया 1% से ज्यादा। चोला इन्वेस्ट में भी मुनाफा वसूली 2% के करीब आपको देखने को मिलेगी। तो ये स्टॉक स्पेसिफिक हाल। अब शो में आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम का क्रम समझते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ हैं मार्केट स्मिथ इंडिया के मयूरेश जोशी जी, टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, कविता जैन, सोनी पटनायक, विकास सालुंखे और अमित सेठ जी से। 2:15 यतिन मोता बताएंगे आपको कि ऑटो शोरूम में आज क्यों है फर्राटा रफ्तार। 2:20 पर आशीष बताएंगे एस्ट्रल आज क्यों बना है एक्सीडेंट ऑफ द डे। 2:30 आशीष से ही समझेंगे कैसे रह सकते हैं जुबिलेंट फूड और USL के नतीजे। कंचन बताएंगी BPCL और मुथूट फाइनेंस के नतीजों का अनुमान। साथ ही दीपाली राणा बताएंगी आपको कैसे रह सकते हैं संवर्धना मदरसन के नतीजे। 2:50 पर बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ होंगे मार्केट एक्सपर्ट आनंद टंडन जी। 2:05 पर यतिन जी से डीलिंग रूम चेक। 3:10 पर वीरेंद्र जी से कल के लिए स्ट्रैटेजी और 3:15 पे BTST STBT कॉल्स। ओके, चलिए अब ट्रेड शुरू करते हैं यहाँ पे। और शेयर से आपने पूरे कार्यक्रम का क्रम और ट्रेंडिंग स्टॉक्स को समझा। प्रकाश का बस सर, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड इस वक्त का सर? गुड आफ्टरनून। सर्टनली आज का जो स्टॉक पसंद है मुझे वो है फार्मा क्षेत्र से सिप्ला।
सिप्ला में एक अच्छा बेस बना था, उसके बाद कल और आज एक अच्छा मूव मिला है। अब ट्रेड कर रहा है 1520 के आसपास सिप्ला। 5 रुपए का स्टॉप लगाना चाहिए, 1515 का, 1515 का स्टॉप लगाएं तो पॉसिबल है कि 1535 ये एक लेवल है, वहां तक आने की संभावना है। तो सिप्ला पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। सिप्ला में खरीदारी की राय, और अगर आप फार्मा स्पेस देखें तो 1% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ वहाँ पे कारोबार हो रहा है। बहुत सारे स्टॉक्स डेज हाई पर कर रहे हैं कारोबार। सिप्ला डे हाई पर 1% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ। मानस जी, वेरी गुड आफ्टरनून, आपने क्या पिक किया है? गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज में बिकवाली करने की राय रहेगी। यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम के साथ एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है, तो इसके फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 1955 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। स्टॉप लॉसेज आपको 1976 के लगा के रखने हैं। एक शॉर्ट कॉल लेना है और टारगेट 1905 1905 तक के हो सकते हैं। यहाँ पर अगर ऑप्शन ट्रेड लेना चाहे तो आई थिंक 1950 का पुट ऑप्शन भी लिया जा सकता है। 47 रुपीज पे ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 34 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है और 70 रुपीज के टारगेट सेट करने हैं। ओके, आपका ट्रेड हो गया गोदरेज प्रॉपर्टीज सेल, और 1950 के पुट 45 शेयर इस पर ट्रेड कर रही है, वो भी आप ले सकते हैं। सोनी पटनायक हमारे साथ मौजूद हैं। सोनी जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेंद्र जी, आज हमारा ऑफिशियल रिकमेंडेशन बाय है एनटीपीसी पे। एनटीपीसी पे अगर हम देखेंगे तो 340 पुट ऑप्शंस में आज बहुत अग्रेसिव ओपन इंटरेस्ट एडिशंस ऐड हो रहे हैं, और टेक्निकली भी अपनी 200 डेमा को टेस्ट करने के लिए यहाँ पे एक अच्छा फॉर्मेशन दिखाया है। सो एनटीपीसी फ्यूचर्स पे बाय कर सकते हैं। करंट प्राइस 340 341 के रेंज में है। इसी प्राइस पे बाय कर सकते हैं। 336 स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे होल्ड कीजिए। पहला टारगेट है 346, उसके ऊपर सस्टेन करता है देन 350 लेवल्स भी नजर आ सकता है। ओके, एनटीपीसी यहाँ पे खरीदारी की राय सोनी जी की तरफ से आती हुई। विकास सालुंखे जी, वेरी गुड आफ्टरनून, आपने क्या पिक किया है? गुड आफ्टरनून श्रेया। देखो, ओवरऑल यहाँ पे मार्केट थोड़ा वॉलेटिलिटी देखने मिले, बट स्टॉक पे स्पेसिफिक मोमेंटम देखने मिलेगा। लॉरस लैब मुझे स्ट्रांग लग रहा है करंट लेवल पे। 833 के आसपास ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। ऊपर में 860 के आसपास के टारगेट यहाँ पे आते हुए देखने मिल सकते हैं कि 818 के आसपास 820 का यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने मिलेगा, तो 820 के स्टॉप लॉस से लॉरस लैब को बाय कीजिए। डेली और वीकली दोनों फॉर्मेशन में मुझे लगता है यहाँ से एक पॉजिटिव मूव देखने मिल सकता है, तो 860 के टारगेट के लिए लॉरस लैब को बाय करना। जहाँ फिर वो मौसम आ गया जब लॉरस लैब चल रहा है जनाब। 833 बहुत दिनों बाद, लगभग 10 दिन के अंतराल के बाद, बट क्या जलवे थे इस स्टॉक के जनाब। 860 पे जरा इसका ओआई रखिएगा, एक बार देखते हैं जरा लॉरस कर क्या रहा है, और क्या लॉरस वाकई बड़ी कमांडिंग पोजीशन में है क्या इस वक्त। लॉरस लैब्स इट्स 803365, आज लोअर लेवल से स्ट्रॉन्ग रिकवरी थी, हालांकि इंटरडे हाई इसका आज 10 डेमा है। बाइंग फ्यूचर्स में उतनी अगर आप देखें तो नहीं है। सिंपली मीन्स आज शॉर्ट कवरिंग के सहारे ऊपर है। लेट्स सी, आई मीन स्ट्रेंथ आती है कि जाती है, और ये फ्यूचर्स है स्पॉट 835 पे इसका 10 डेमा प्लेस्ड है। कविता जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड करेगा। वेरी गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल, मेरा ट्रेड भी फार्मा से ही होगा, एंड दैट इज ऑन ऑरो फार्मा। 1065 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है। मुझे लगता है अपने एवरेजेस को रीटेस्ट करने की तरफ ये काउंटर बढ़ सकता है। एज ऑफ नाउ 1065 के लेवल पर है, अंटिल ये 1057 के लेवल को होल्ड किए है। पॉसिबल अपसाइड मूव दिखता है 1075 1080 के लिए। ओके, और बिंदु फार्मा यहाँ पे खरीदारी की राय कविता जी की तरफ से। और ट्रेड्स जितने भी हमने पिक किए उसमें फार्मा स्पेस का बोलबाला, सिप्ला, लॉरस लैब और फार्मा एक एक करके सामने रखती हूँ आपके स्क्रीन पर। गाबा सुने, सिप्ला पे क्या खरीदारी की राय? 1535 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है, 1515 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। मानस जी कह रहे हैं बिकवाली कीजिए गोदरेज प्रॉपर्टीज पर, स्ट्रक्चर कमजोर। 1905 का नीचे का टारगेट, 1976 का स्टॉप लॉस, साथ ही आप 1950 वाला पुट ऑप्शन भी ले सकते हैं। इसके अलावा सोनी जी की पिकाई एनटीपीसी पर खरीदारी की राय उनकी तरफ से। फ्यूचर्स में खरीदारी कीजिए, 346 से 350 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है, स्टॉप लॉस भी आपके स्क्रीन पर। विकास जी कह रहे हैं लॉरस लैब में खरीदारी करने की राय है उनकी, 820 का स्टॉप लॉस, 860 का टारगेट। कविता जी ने अभी अभी और बिंदु फार्मा चुना, और 1080 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है, 1050 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अब फंडामेंटल आइडिया लेते हैं। मयूरेश जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं। मयूरेश जी, वेरी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मार्केट आज फ्लैट, लेकिन ऐसे मूड माहौल में कहाँ पे शॉपिंग की जा सकती है, कहाँ पे आपको फायदा होता हुआ दिख सकता है, कौन सा काउंटर आपने आइडेंटिफाई किया है?
आफ्टरनून श्रेया जी, आफ्टरनून वीरू जी, एंड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है आई थिंक हॉस्पिटल्स एज अ स्पेस वी कंटिन्यू रिमेनिंग एक्सट्रीमली बुलिश। वी कंटिन्यू होल्डिंग स्टॉक्स लाइक मेदांता जो मैंने रेकमेंड किए थे, स्टॉक्स लाइक कृष्णा इंस्टीट्यूट हमारे पोर्टफोलियोज में। बट करंटली आई थिंक अपोलो हॉस्पिटल्स जो लार्ज कैप नेम है, आई थिंक जो नंबर्स हैं और एक्सपेक्टेशन है अगले कुछ तिमाहियों तक इन टर्म्स ऑफ बेड एडिशंस, जो एसेट लाइट मॉडल ये फॉलो कर रहे हैं, एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड में एक जबरदस्त इजाफा देखने मिला है, एंड दैट इज एक्सपेक्टेड टू सस्टेन गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। क्योंकि जितने इनकी स्पेशलिटी ट्रीटमेंट्स हैं, ये सारी चीजें आई थिंक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है, जो आरपॉप्स को अच्छी तरह से और भी इंप्रूव कर सकती है। एवरेज लेंथ ऑफ स्टे हैज रिमेन वेरी वेरी कंसिस्टेंट, और इसलिए अगर आप पूरा कारोबार देखें, कोर हॉस्पिटल बिजनेस एक्सपेक्टेड टू ग्रो सिग्निफिकेंटली। जो इनका मेडिकल बिजनेस है, फार्मेसी का बिजनेस, अ लॉट ऑफ देयर ओल्ड स्टोर्स हैव मैच्योर्ड। जो नए स्टोर्स हैं वहां पे भी अच्छी खासी एक रेवेन्यू अक्रीशन या ट्रैक्शन देखी जा रही है, और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दीज बिजनेस वर्टिकल्स पुट टुगेदर स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। ऑब्वियसली ये जो अधिग्रहण भी कर रहे हैं, एक्विजिशंस कर रहे हैं, दे विल आल्सो बी एडिंग ऑन इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल नंबर्स और बैलेंस शीट स्ट्रेंथ। इसलिए हमें लगता है हॉस्पिटल एज अ स्पेस विल कंटिन्यू डूइंग वेल। अपोलो हॉस्पिटल रेटिंग रैंकिंग के हिसाब से फिलहाल बहुत बढ़िया काम कर रहा है। बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही सही हैं आप, एकदम दुरुस्त। अब हॉस्पिटल से बाहर निकलिए, कभी अपोलो कभी वेदांता, ग्लोबल हेल्थ है। एक नहीं वीरू जी, आई थिंक वाकई बट सीरियस नोट, सीरियस नोट आई मीन ये सबसे स्ट्रॉन्ग वेल्थ क्रिएटर है। आई मीन पोस्ट कोविड हर स्टोरी कोलैप्स हुई है, फार्मा कोलैप्स हुआ, आपका आईटी कोलैप्स हुआ, डायग्नोस्टिक कोलैप्स हुआ, बट फर्म स्ट्रॉन्ग। हमें वेल्थ क्रिएटर है मयूरेश जी, बहुत शानदार। बिल्कुल आपकी स्क्रीन पे ये आपकी स्क्रीन पे चार्ट भी है, और श्रेया कुछ कह रही थी मेरे ख्याल से। जी मैं कह रही थी कि जो कहावत है हेल्थ इज वेल्थ, वो मार्केट में भी अप्लाई होता है। तो वेल्थ क्रिएशन जो है हेल्थ ने ही जनरेट किया है। जी नहीं, वाकई इसमें कोई राय नहीं, और हर छोटे से छोटा स्टॉक। अच्छा मयूरेश, एक प्रश्न पूछूं यहाँ पे, क्योंकि मैं देखिए अभी ट्रेड्स बहुत नहीं लूँगा इस बाजार में। डायग्नोस्टिक्स में हर स्टोरी कोलैप्स हुई। लुक एट डॉक्टर लाल पैथ लैब, वो कोलैप्स हुई, आपका मेट्रोपोलिस कोलैप्स हुई। एक विजय डायग्नोस्टिक रखिएगा, मेरे को याद आ रहा था एक डिस्कशन, जरा विजय डायग्नोस्टिक रखिएगा जरा प्लीज़, और मैं इसके चार्ट भी रखूँगा। विजय डॉक्टर साहब अगर चार्ट हो तो बताइएगा मेरे को, मैं भी निकाल लेता हूँ। 1057 पे है ये। मैं एक दिन बैठ के रीड कर रहा था, अगस्त 2022 में इसका भाव था 367, और उसके बाद इसने 1300 का हाई लगाया, अभी भी 1050 पे है। आज से लगभग 2.5-3 साल पहले सौरभ मुखर्जी से जब हमारी बात हो रही थी, उन्होंने ये स्टॉक इंक्लूड किया था अपने पोर्टफोलियो में। उनका यही मानना था कि सिर्फ ये डायग्नोस्टिक नहीं, ये ऑर्थोपेडिक्स में भी हैं, उसके टेस्ट जो होते हैं। कोई डायग्नोस्टिक में है क्या आपका स्टॉक जो आपको अच्छा लग रहा है इस वक्त इस प्राइस पे? वो वीरू जी, आई थिंक कृष्णा डायग्नोस्टिक्स, इस पे ध्यान रखना चाहिए मेरे ओपिनियन में। दो चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है कृष्णा के साथ। एक आई थिंक जो पिछले 2 या 3 वर्षों में इन्होंने एडिशंस किए हैं अपने फैसिलिटीज में, ये फैसिलिटीज अभी तक कंप्लीटली मैच्योर नहीं हुई है, और जो रीसेंट एडिशंस हुए हैं उसको थोड़ा लैग के साथ समय देना पड़ता है फॉर मैच्योरिटी टू गेट अचीव्ड। पर जैसे ये स्केल अचीव कर रहे हैं, और जैसे लॉट ऑफ देयर फैसिलिटीज जो पिछले 1 या 2 वर्षों में खुली है, वहां पे एक मैच्योरिटी अचीव होती है। जो एक आरओसीज है, आप देखते हैं जो नए स्टोर्स या नए फैसिलिटीज के आरओसीज काफी कम होती है, क्योंकि यूटिलाइजेशन लेवल बहुत कम होता है। बट जैसे जैसे यूटिलाइजेशन लेवल बढ़ते जाता है, आरओसीज कीप ऑन मल्टीप्लाइंग एंड कंपाउंडिंग, और जो कंसोलिडेटेड आरओसीज फिर होते हैं, ओल्ड फैसिलिटीज एंड न्यू फैसिलिटीज पुट टुगेदर, इसमें एक सिग्निफिकेंट अक्रीशन देखा जा सकता है। अगेन फ्रॉम अ कृष्णा डायग्नोस्टिक परस्पेक्टिव, जो एडिशंस करना चाहते हैं अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री, काफी सिलेक्टिवली करना चाहते हैं, इसलिए आई थिंक जो केपेक्स नीड्स होंगी ये सिलेक्टिव होंगी बेस्ड ऑन द बैलेंस शीट इटसेल्फ, एंड अकॉर्डिंगली आई थिंक द बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो क्वाइट एक्सपोनेंशियली। तो मुझे लगता है आई थिंक प्लेसमेंट के हिसाब से विद इन दिस स्पेस कृष्णा बहुत स्वीटली प्लेस्ड है फ्रॉम अ वैल्यूएशन एंड इवन फ्रॉम एन अर्निंग्स पर्सपेक्टिव अगले कुछ दिन। ओके, डायग्नोस्टिक स्पेस में कृष्णा डायग्नोस्टिक्स, ये अच्छा लग रहा है मयूरेश जी को। और पूरा स्पेस देखें आप, हेल्थ केयर स्पेस में बाइंग तो है, एल्केम, बायोकॉन, ग्रैन्यूल्स, सिप्का लैब, सभी में अच्छी खासी तेज़ी। एल्केम के नंबर आए, एबिटा मार्जिन पे देख लिए आप, रेवेन्यू, प्रॉफिट सभी में बढ़ोतरी देखने को मिली, और स्ट्रीटनेट रिवॉर्ड क्या डेज हाई पर आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। ये तो हेल्थ केयर और फार्मा स्पेस की हमने बात कर ली। एक और स्पेस की बात करते हैं,
ऑटो स्पेस की, यहाँ पर भी अच्छी तेज़ी है। हालांकि इंट्राडे में थोड़ा फिसला, लेकिन अभी भी 1% के करीब तेज़ होकर निफ्टी ऑटो कारोबार करता हुआ नजर आएगा। और निफ्टी के गेनर्स में आप देखें तो मैक्सिमम स्टॉक्स ऑटो स्पेस से ही हैं। मारुति, हीरो मोटो, महिंद्रा सभी में अच्छी खासी तेज़ी। लेकिन सवाल ये कि इसके पीछे के कारण क्या है, ये समझते हैं यतिन जी से। यतिन जी, गुड आफ्टरनून। ऑटो स्पेस में आज अच्छी बाइंग क्यों? राइट, तो श्रेया देखो, ऑटो कंपनीज के कमेंट्री की बात करें तो एक जुट होके सारी की सारी ऑटो कंपनीज ये बता रही हैं कि Q1 में प्रदर्शन थोड़ा फीका था, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ आगे आने वाले क्वार्टर्स में अच्छा रहेगा। खास करके फेस्टिव सीजन में आप देखेंगे कि डीलर इन्वेंट्री कम होगी। अगस्त की बिक्री में अच्छा खासा पिकअप हुआ है। जुलाई के ऑटो नंबर्स अगर आप देखें तो अनुमान से थोड़े बेहतर ही थे। शहरी इलाकों में ग्रेजुअल रिकवरी हो रही है, लेकिन रूरल मार्केट्स में अच्छा प्रदर्शन होने की उम्मीद है। चाहे वो 2 व्हीलर्स हो, 4 व्हीलर्स हो, ट्रैक्टर बिक्री हो, सब जगह पे हम मोमेंटम देख रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बातें करें तो आज गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट भी आई hyundai मोटर्स में, जो कि आज ऑटो सेक्टर में एक लार्ज कैप में बड़ा गेनर है, लगभग 3% काउंटर ऊपर है। 2600 का टारगेट है और hyundai मोटर्स में गोल्डमैन सैक्स को लगता है कि कंपनी की पोजीशनिंग काफ़ी स्ट्रांग है। FY 27 में काफ़ी सारे न्यू लॉन्चेस हैं। ईवीज और SUV सेगमेंट में कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ेगा, जिसके कारण वो काफ़ी बुलिश है काउंटर पे। महिंद्रा एंड महिंद्रा को लगता है कि ग्रोथ अच्छी रहेगी। इनफैक्ट PV सेगमेंट में अगर आप देखें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा की 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रही है, जो कि इंडस्ट्री में सबसे बेहतरीन ग्रोथ है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो या SUVs हो, दोनों फ्रंट पे कंपनी ने अच्छा काम किया है। बजाज ऑटो की बात करें तो 5 से 6% मोटरसाइकिल सेगमेंट की ग्रोथ की वो बात कर रहे हैं। एक्सपोर्ट्स में अच्छी खासी रिकवरी हो रही है और शायद इस साल ऐसा हो जहां एक्सपोर्ट अच्छा परफॉर्मेंस करे बजाज ऑटो के लिए और 3 व्हीलर्स अच्छा मोमेंटम दिखाएं। हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो यहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ है, वीडा V2 का EV लॉन्च बहुत जल्द होने वाला है और इसको PLI स्कीम भी मिलेगी, जिसके कारण ओवरऑल कंपनी को बेनिफिट और कंज्यूमर को बेनिफिट होता हुआ नजर पड़ेगा। मार्केट शेयर भी बढ़ सकता है, तो ये एक्सपेक्टेशन है हीरो मोटोकॉर्प से भी। और पिछले 2-3 वीक से आप देखें तो स्टॉक ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी दिखाया है। और मारुति की बात करें तो अपकमिंग फेस्टिव सीजन में आपको नए लॉन्चेस दिखेंगे। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि एक्सपोर्ट्स पे अभी कंपनी का जोर है, जहां काफ़ी डबल डिजिट ग्रोथ हो रहा है, तो यहाँ से भी एक मार्जिन बढ़ने की उम्मीद बढ़ रही है, जिसके कारण मारुति खराब नतीजों के बावजूद भी स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। जी यतिन, शुक्रिया आपका, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छे से आपने सेक्टर का आकलन किया। हम आते हैं इस पर, लेकिन इस बीच अर्निंग्स के क्रम में HL के नंबर्स आए और मैं ये कहूँगा, मैं नंबर्स देख के वो स्पेशली बॉटम लाइन के फ्रंट पे बहुत सरप्राइज हूँ, पॉजिटिवली सरप्राइज हूँ। आपकी स्क्रीन पर आप देखें स्टॉक में ताबड़ 4320 से 4420, 100 रुपये का स्ट्रेच है। डॉक्टर साहब नंबर्स बड़े में रखिएगा। और यहाँ पे जरा आप देखिए नेट प्रॉफिट की फिगर लगभग 1377 करोड़ रुपए, जो कि 1218 की एक्सपेक्टेशन थी, तो यहाँ पे करीब 150 करोड़ का पॉजिटिव रेवेन्स है। और यहाँ पे जो एबिटा है वो है करीब 1284 करोड़ रुपए का, जो कि 1114 करोड़ रुपए की एक्सपेक्टेशन थी। आय कंसिडर आय हालांकि यहाँ पे थोड़ी सी डिप हुई है, लेकिन बॉटम लाइन पे इसने अगर आप देखें तो बहुत अच्छा किया है। मैं फिर कह रहा हूँ, बॉटम लाइन फ्रंट पे अगर आप देखें बहुत अच्छा किया है। बाकी आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक कितना एग्जीक्यूट हुआ, कब तक कितना एग्जीक्यूट करेंगे, ये बहुत सारी चीज़ें आगे आएंगी। बट एज ऑफ नाउ आई मीन कोर नंबर्स पर आप देखें बॉटम लाइन पे सुपर नंबर्स। मुनाफा 1862 करोड़ रुपए का है। और एक बार जरा आप लिखाइए मार्जिन्स, ये करीब रहे हैं 26.7 की ट्रेजेक्ट्री में, जबकि स्ट्रीट का एक्सपेक्टेशन करीब मेरे ख्याल से 22 से 23% की ट्रेजेक्ट्री में था। तो ये देखिए यस 22.75 की ट्रेजेक्ट्री में था। तो मार्जिन्स बहुत स्ट्रांग है और स्टॉक में इसीलिए एक वर्टिकलाइज है। आपकी राय मयूरेश जी इन नंबर्स पे और डिफेंस स्पेस, हालांकि इस वक्त थोड़ा सा एक जिसके तरह आई मीन फेज ऑफ कंसोलिडेशन विद नेगेटिव बायस चल रहा है, पर ये नंबर्स कैसे लगे आपको मयूरेश जी? ये शानदार लग रहे हैं वीरू जी ऑन द फेस ऑफ इट। तो मुझे लगता है आई थिंक जो एबिटा का परफॉर्मेंस है ये क्लियरली दर्शा रहा है कि जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है HAL का काफी बेहतर रहा है, विच मीन्स दे हैव एग्जीक्यूटेड देयर ऑर्डर्स रियली वेल पिछले तिमाही में, और शायद हाई मार्जिन ऑर्डर्स इन्होंने एग्जीक्यूट किए हैं। एट द सेम टाइम आई थिंक जो ऑर्डर बुक की आप बात कर रहे थे, तो ऑर्डर बुक वैसे भी तगड़ा है, तो देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। द ओनली कंसर्न विद डिफेंस स्टॉक्स इज क्या वो एग्जीक्यूट बराबर कर पाते हैं या नहीं। एंड लुकिंग एट दीज नंबर्स ऐसे लग रहा है कि काफी अच्छे हाई मार्जिन ऑर्डर्स इन्होंने एग्जीक्यूट किए हैं। एंड दिस फ्लो इज प्रोबेबली लुकिंग राइट फ्रॉम अ टॉप डाउन अप्रोच, यानी टॉप लाइन से लेके मार्जिन परफॉर्मेंस से लेके बॉटम लाइन ग्रोथ तक। तो प्राइमा फेस आई थिंक ऑन द फेस ऑफ इट नंबर्स काफी शानदार लग रहे हैं।
ओके, हेल के नंबर आए, देखिए वर्टिकल राइज एबिटा मार्जिन काफ़ी अच्छा रहा अनुमान से, और हेल पसंदीदा स्टॉक बना हुआ है मयूरेश जी का। एक बार चार्ट चेक लेना चाहूँगी, नतीजे अच्छे लग रहे हैं और स्ट्रीट ने देखिए रिवॉर्ड भी किया, निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी। सोनी जी, हेल हालांकि आज डिफेंस स्टॉक्स पिछले कुछ सत्रों से कमज़ोर नजर आ रहे हैं, लेकिन चार्ट्स पे कैसे प्लेस्ड हेल, क्या करना चाहिए जिनके पोर्टफोलियो में नहीं है, क्या अभी सही वक्त है लेने का, और जिनके पास है उनको क्या हिदायत? श्रेया जी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना चाहिए। टेक्निकली अगर हम देखेंगे तो अपनी 200 एमआ को ब्रेक करके अभी दोबारा रिकवर कर रहा है। क्लोजिंग बेसिस पे 4450 4470 रेंज काफी इंपॉर्टेंट है। अगर क्लोज इसके ऊपर आता है और कल फॉलो बाइंग इसके ऊपर ही रहता है, देन वहां पे मुझे लगता है कि ऐड कर सकते हैं। एंड वहां से जो रिकवरी आएगी वो पोजिशनली टुवर्ड्स 4700 लेवल्स भी हो सकता है, बट फेलिंग कि आज ये लेवल्स को होल्ड नहीं करता है ऑन क्लोजिंग बेसिस, देन प्रोबेबली वंस अगेन थोड़ा सा 4300 लेवल्स को रीटेस्ट कर सकता है। सो यहाँ पे थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। ओके, फिलहाल हेल पे वेट एंड वॉच की सलाह, और एक बड़ा नंबर हिंडाल्को का अभी आ रहा है, उसको एड्रेस करते हैं। और कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की बात करें, वहाँ पे थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है एक्सपेक्टेशन से, लेकिन प्रॉफिट अगर आप देखें तो यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली है, साल दर साल बढ़कर 1800 से ज़्यादा का हो गया है। रेवेन्यू, यहाँ पर रेवेन्यू में भी बढ़त देखने को मिल रही है, 22,165 करोड़ से बढ़कर 24,264 करोड़ साल दर साल रेवेन्यू के फ्रंट पर भी ठीक आया है, और अनुमान से भी बेहतर है। जबकि 23,637 करोड़ का अनुमान था, तो अनुमान के एक्सपेक्टेशन से भी अगर आप कंपेयर करें तो रेवेन्यू नंबर्स ठीक ठाक नज़र आ रहे हैं। एबिटा का क्या हाल है, तो एबिटा में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और देखिए 2,779 करोड़ के करीब वहाँ पे एक्सपेक्टेशंस था, वहाँ से बढ़कर ठीक ठाक नंबर यहाँ पर हिंडाल्को के आते हुए नज़र आ रहे हैं। मार्जिन्स में भी बढ़ोतरी, तो एबिटा मार्जिन, साथ ही रेवेन्यू, प्रॉफिट सभी तर्ज पर देखें तो नंबर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है ठीक ठाक। एक बार हिंडाल्को का चार्ट रखें, कैसे स्टॉक रिएक्ट कर रहा है रिजल्ट के बाद, वो भी चेक कर लेते हैं। इसके अलावा बात भी करेंगे हम, देखिए अभी फ़िलहाल राइज होने की तो तैयारी हो रही है, हालांकि काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक लग रहा है। हिंडाल्को एक बार चार्ट देखेंगे, गावस्कर हिंडाल्को का जिस तरीके से रिजल्ट आए, भी तो रिएक्शन थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन चार्ट्स पे कैसे प्लेस ये पर्टिकुलर काउंटर? मेरे ख्याल से ठीक है, जो आज लो पे खुला था उसके बाद एक अप मूव मिला है, 673 674 के बीच ट्रेड कर रहा है हिंडाल्को। अगर किसी को लेना है तो अब भी ले सकते हैं, सिर्फ एक स्टॉप लगाना पड़ेगा 669 का। पॉसिबल टारगेट ऑन द अपसाइड कि 685, तो ये ट्रेड तो बनता है बिल्कुल ऑन द लॉन्ग से हिंडाल्को। ओके, हिंडाल्को फिलहाल एक अप मूव देख सकते हैं, खरीदारी की जा सकती है यहाँ पे, ये स्ट्रैटेजी अपनाई। इससे पहले हम बात कर रहे थे ऑटो स्पेस की, और जिस तरीके से वहाँ पर आज के सत्र में बाइंग नजर आ रही है, उस पर मैं बातचीत करना चाह रही थी, लेकिन एक के बाद एक रिजल्ट्स आ गए तो उसको हम एड्रेस करने लगे। ऑटो स्पेस में आप देखिए मारुति, हीरो मोटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा शानदार तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। इनफैक्ट टॉप गेनर्स में बड़ा 3 नाम आपको यही नजर आएगा आज निफ्टी में। मयूरेश जोशी जी, अगर आप ऑटो स्पेस में बात करें, 2 व्हीलर्स को और 4 व्हीलर्स को सेग्रीगेट करें, तो कौन सा स्पेस आपको बेटर लग रहा है, कहाँ पे हाथ लगाना चाहिए, कोई आपके स्टॉक रडार पर? नहीं, दोनों स्पेसेस सिलेक्टिवली ठीक है श्रेया जी। तो 4 व्हीलर में Hyundai इंडिया इज समथिंग दैट वी कंटिन्यू होल्डिंग हमारे पोर्टफोलियोज में। जैसे मोटा भाई बता रहे थे, आई थिंक जो इनके नए लॉन्चेस होने वाले हैं, वो एक्स्टर हो या क्रेटा का हो या नए एसयूवीज हो या इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेटफॉर्म हो, ऑल दीज थिंग्स आर वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन Hyundai के लिए। बैलेंस शीट में कैश है, प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्सपेंड कर रहे हैं, यानी 8,24,000 यूनिट से 10,74,000 यूनिट्स पे ये पहुंच जाएंगे। एक्सपोर्ट्स आर होल्डिंग अप प्रीटी वेल, और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक जो अर्निंग स्ट्रेंथ है, आई थिंक दैट विल वेरी वेल कंटिन्यू विद Hyundai। एट द सेम टाइम 2 व्हीलर्स में TVS इज समथिंग दैट वी कंटिन्यू होल्डिंग, बट हीरो मोटो के जो नंबर्स आए थे आई थिंक काफी एनकरेजिंग थे। जैसे यतिन ने कहा, आई थिंक जो वीडा इनका प्लेटफॉर्म है इलेक्ट्रिक व्हीकल, आई थिंक दैट इज गेनिंग स्टीम क्वाइट एफिशिएंटली, और कहीं ना कहीं आई थिंक इनकी जो एक्सेप्टेंस है ये अच्छी खासी बढ़ रही है। एट द सेम टाइम आई थिंक इनके जो प्रीमियम बाइक्स है, यहाँ पे आई थिंक जो हम एक्सपेक्टेशन बांध के रख सकते हैं वो सिग्निफिकेंट हो सकता है। 110 125 सीसी, जहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प की एक बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस है, यहाँ पे इनको जो एक वेरिएंट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और एक नया प्लेटफॉर्म भी, दैट विल होल्ड देम इन द राइट स्ट्रेंथ एंड एरिया एज वेल, क्योंकि प्राइसिंग इनके फेवर में है। ये सारी चीजें आर हैपनिंग एट अ गुड प्राइसिंग एलिमेंट, एंड वी ऑल नो आई थिंक हीरो मोटोकॉर्प की ये जो स्टोरी है, ये रूरल और सेमी अर्बन रिकवरी के ऊपर है,
और उम्मीद और होप यही है कि विद बेटर मॉनसून्स, बेटर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, बेटर एमएसपीज फॉर कैश क्रॉप्स, शायद सेकंड हाफ में जो कंजम्पशन रिलेटेड ग्रोथ आ सकती है रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में, इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हीरो मोटोकॉर्प हो सकता है। तो वी कंटिन्यू होल्डिंग टीवीएस एंड Hyundai, बट हीरो मोटोकॉर्प एक डार्क हॉर्स हो सकता है विद इन द 2 व्हील स्पेस। ओके, ये आपका ऑटो पे ओपिनियन था। इस बीच जरा प्लीज़ देखिए आइए एक बार HL फिर नंबर्स के बाद करीब करीब 160 रुपये की मजबूती उस प्राइस से जिस प्राइस पे पहले नंबर ने स्क्रीन को हिट किया था डे हाई। इस नंबर का इम्पैक्ट क्या हुआ? एक तो बाइंग बहुत स्ट्रांग है फ्यूचर्स में, मेरे ख्याल से अभी तो ट्रेडिंग पोजीशंस की बात कर रहा हूँ मैं, बट चार्ट्स पे इम्पैक्ट ये है कि आज एक फियर था कि HL जो है वो अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे फिसल जाए। एज ऑफ नाउ ये नंबर्स उस फियर को अगर आप देखें कम करते हुए अब करीब के 50, 60, 70 रुपए का डिफरेंशियल क्रिएट कर चुका है 200 डे से। खैर, अब आते हैं एक स्टॉक पे, दैट्स एस्ट्रल, आपकी स्क्रीन पे एक्सीडेंट ऑफ द डे। जरा नंबर्स स्क्रीन पे ये चार्ट रखिएगा स्क्रीन पे 1271। जनाब दिक्कत की बात ये है, ये पूरी की पूरी मंदी, बिकवाली और पेन था वो आज स्क्रीन पे हुआ। वी आर ए डे लो और ऑलमोस्ट एस्ट्रल जो है वो मार्च 2025 के बाद एंड फ्रेंकली स्पीकिंग ये प्राइस अब जुलाई 2021 से लेके अब तक की सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी में। आशीष से बात करते हैं, नंबर्स में क्या था जो बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आया? अभी कुछ देर पहले बातचीत भी हुई आशीष मैनेजमेंट की, आशीष के साथ क्या था उसमें बारीकियाँ? देखिए, नंबर्स बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है और एक्चुअली स्ट्रीट इतनी तेज़ी से रिएक्ट इसके लिए कर रहे हैं, इतनी गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। कारण ये कि लगातार कंसिस्टेंटली खराब प्रदर्शन यहाँ पर एस्ट्रल की तरफ से देखने को मिल रहा है। अब आप एबिटा की बात करें तो ये अनुमान से कमज़ोर देखने को मिला। मैं मार्जिन्स की बात कर रहा हूँ, मुनाफा पिछले साल के मुकाबले 34% घटा है। अब खास बात है कि अक्रॉस सेगमेंट्स आपको वीकनेस नजर आएगी। कुछ सेगमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पर टॉप लाइन ग्रोथ है। सभी सेगमेंट्स को एक बार मैं आपकी स्क्रीन पर ले आता हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाहे प्लम्बिंग सेगमेंट है जहाँ पर मार्जिन्स में भी गिरावट देखने को मिली है और साथ में जो रेवेन्यू है यहाँ पर भी तकरीबन 6% की गिरावट है। सिर्फ पेंट एंड अडेसिव सेगमेंट ऐसा है और बाथवेयर सेगमेंट ऐसा है जहाँ पर टॉप लाइन की तो ग्रोथ आ गई लेकिन मार्जिन्स यहाँ पर भी बढ़िया बन नहीं पाए। अब इसके पीछे कारण ये है कि दरअसल जो पीवीसी की कीमतें हैं इनमें उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो सीधा इम्पैक्ट कंपनी के मार्जिन्स पर देखने को मिल रहा है। कुछ इन्वेंट्री घाटा हुआ है, रियलाइजेशंस घटे हैं और इसी के चलते अगर आप देखें तो जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है कंपनी की बड़ी कमज़ोर साइड पर देखने को मिली। अब कंपनी ने हाल ही में एक अधिग्रहण भी किया और कंपनी कह रही है कि इससे जो पीवीसी की लागत है ये घटेगी तो आगे हो सकता है कि जो मार्जिन्स है यहाँ पर फर्दर आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिले। लेकिन इस स्टॉक में एक और टेंशन की बात ये भी है कि जिस वैल्यूएशन पर ये स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आप कंपेरेटिव वैल्यूएशन स्क्रीन पर लेकर आते हैं, आप समझिए कि पीयर्स जितने भी है उनके मुताबिक इतनी गिरावट के बाद, इतने बड़े अंडर परफॉर्मेंस के बाद भी स्टॉक महंगा है। अब आप एस्ट्रल को देखें तो 3 साल औसत पी हिसाब से देखें तो 65 टाइम्स पर है। वहीं इसके इंडस्ट्री के पीयर्स आप देखिए, चाहे सुप्रीम इंडस्ट्रीज 40 टाइम्स पर है, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज 23 टाइम्स है, प्रिंस पाइप 28, अपोलो पाइप 32 टाइम्स पर है। सिमिलरली अगर आप एक साल के हिसाब से भी देखें तो एस्ट्रल आपको क्लियर कट सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन में महंगा नजर आएगा और इसी के चलते अगर आप देखें तो धीमी ग्रोथ, खराब प्रदर्शन, महंगे वैल्यूएशन और स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। लेकिन मैनेजमेंट से, जैसे कि आपने बताया कि हमने बात की है 1:30 बजे और बड़ी विस्तार से बात की, क्या कहा है मैनेजमेंट ने, आइए सुनते हैं। जुलाई के नंबर अभी इंप्रूवमेंट की तरफ शुरुआत हो चुकी है। हमारा पाइप का वॉल्यूम 30% आया हुआ है जुलाई के अंदर। हालांकि अभी भी 1 महीने के बेस पे हम आपको अननेसेसरी किसी को मिसगाइड नहीं करना चाहते, बट एटलीस्ट वो पॉजिटिव डायरेक्शन में शुरुआत हो चुकी है। तो आगे जाके ये वॉल्यूम बढ़ेंगे और पॉलीमर भी अभी ऑलमोस्ट बॉटम की तरफ आ चुका है। यहाँ से कोई ज्यादा वोलेटिलिटी पिछले 1 महीने से नहीं हो रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है कि हम बॉटम फॉर्म करने जा रहे हैं। और यहाँ से जैसे ही कोई एक आध न्यूज आ गया बीआईएस का या तो फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी का, कि कुछ भी आ गया गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये पॉलीमर यहाँ से भागना शुरू कर देगा और उस टाइम पे ये पूरे नंबर चेंज हो जाए। जी हाँ, तो आपने मैनेजमेंट को भी सुना, जैसे कि आशीष ने आपको एक आकलन प्रस्तुत करके दिया यहाँ पर। स्टिल इतना करेक्ट होने के बाद जरा मैं एस्ट्रल का चार्ट लगाता हूँ। एस्ट्रल ऑल टाइम हाई 2470 था, 1267 है, स्टिल 50 की पी पे मोस्ट एक्सपेंसिव इन द स्पेस। एक बात याद रखिएगा, हायर पीस को बाजार तब एंटरटेन करता है जब आपके ग्रोथ प्रोजेक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, बट जब ग्रोथ नदारद है तो कोई बाइंग एफर्ट नहीं होगा। खैर आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया ये पूरा का पूरा आकलन प्रस्तुत करने के लिए। अब चलते हैं, काम करते हैं अमित सेठ जी के पास, इस पैनल में जुड़ चुके हैं। अमित जी, गुड आफ्टरनून। स्ट्रेंथ नहीं है इस बाजार में, स्ट्रेंथ वाले मतलब
प्राइस परफॉर्मेंस नहीं है ना वो स्टॉक्स है, वो स्टॉक्स मिस कर रहे हैं। लुक एट रिलायंस, लुक एट HDFC बैंक, लुक एट ICICI बैंक। आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं मार्केट और आपका ट्रेड क्या है इस वक्त का? जी वीरेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ओवरऑल स्ट्रेंथ नहीं है, मार्केट थोड़ा गिव अप कर जाता है, बट जो लेवल्स हैं यहाँ पे मैं लॉन्ग जाना चाहूंगा एक स्टॉक में। कल भी इसमें लॉन्ग दिया था, दैट इज अल्ट्राटेक सीमेंट। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसने एक रेंज ब्रेकआउट किया हुआ है पिछले 10-12 दिनों की कैंडल्स का, और आज फॉलिंग मार्केट में वापस ये अपने आप को होल्ड कर रहा है। कल के सत्र में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश प्राइस एक्शन था यहाँ पे, तो सेम कॉल रहेगी, इसे बाय करें। 12,300 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 12,800 एंड 13,000 के। ओके, अल्ट्राटेक सीमेंट आपकी पसंद। और देखिए कमज़ोर बाजार में भी आप देखें तो डेज हाई के आसपास ही कारोबार करता हुआ नजर आएगा। चलिए वक्त हो चुका है टॉप कैश कॉल का, और टॉप कैश कॉल लेते हैं हम। ठीक है, तो टॉप कैश कॉल लेंगे हम गाबसर से, कविता जी से और विकास जी से। बताइए गाबसर, आपका टॉप कैश कॉल क्या होगा? वेल, गुड आफ्टरनून टू यू श्रेया। आज का जो कैश कॉल रहेगा वो रहेगा नारायण विद्यालय NH। ट्रेड करें 1817 रुपए के आसपास। स्टॉप मेरे ख्याल से होना चाहिए 1800 जोन, 17 रुपीज का स्टॉप होना चाहिए। नियर टर्म टारगेट 1900 का है। यस, NH नारायण विद्यालय। NH आपको भी NH पसंद आया? नारायण हृदयालय, नारायण हेल्थ आपकी स्क्रीन पे। कविता जी, आप क्या पिक कर रही हैं टॉप कैश कॉल्स में? आज गाबा सर ने मेरे दोनों ट्रेड्स ले लिए, सिप्ला एंड NH। बहुत मुश्किल है कैश कॉल एज ऑफ नाउ देना, बट एक मोमेंटम पिक की तरह गोदावरी पावर यहाँ एक अच्छा मोमेंटम विद वॉल्यूम बनते हुए दिख रहा है। With a stop loss of 196, one can approach for the price move of 204 and 205 on Godavari Power. गोदावरी पार, ये कविता जी के पिक। सिप्ला और नारायण हेल्थ के जाने के बाद कोई बात नहीं कविता जी, अगली बार आपसे पहले पूछा जाएगा। विकास जी, आप बताइए आप क्या पिक करें टॉप कैश कॉल? देखो, मेरा पहला तो यहाँ पे जो स्टॉक है ये हमने हमारे क्लाइंट को भी रिकमेंड कर चुके हैं। BML मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहा है। वीकली चार्ट पे जो रिट्रेसमेंट हमने देखा था लास्ट ऑलमोस्ट 2 महीने से, ये काउंटर एक रिट्रेसमेंट जोन में ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा था, तो ओवर सोल्ड जोन में से अभी जस्ट एग्जिट होते हुए देखने मिल रहा है। 39-35 के आसपास ये ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। 3800 का स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय किया जा सकता है। 4330 के आसपास के टारगेट मुझे लगता है अच्छा यहाँ से आते हुए देखने मिलेंगे। तो आज भी ये फ्लैटिश ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है, बट मुझे लगता है कि कल जिस हिसाब से इसमें एक वॉलेटिलिटी देखने मिली थी, वापस आज एक स्टेबल ट्रेड यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ से कैश काउंटर में ये एक अच्छा काउंटर है। BML यहाँ पे बाय किया जा सकता है 4330 के टारगेट के लिए। 3800 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, ये आपके ट्रेड्स हो गए, और इस बीच में नंबर्स आपकी स्क्रीन पर रख देता हूँ, और तीनों ट्रेड्स हो गए। यहाँ पे मिंडा कॉप और ये बलराम पुचनी 2 नंबर्स आए थे। मिंडा कॉप के नेट प्रॉफिट करीब 0.2% बढ़कर 65 करोड़ रुपये रहा है वर्सेस 64, यानी बॉटम लाइन काफ़ी हद तक फ्लैट है। और इनका जो आय है वो करीब 1192 करोड़ से बढ़कर करीब 1386 करोड़ रुपये रहा है। तो मिंडा कॉप के नंबर्स फिर भी अच्छे हैं। मेरे को बलरामपुर चीनी के नंबर्स भी आए थे। एक बार मैं मिंडा कॉप को देख लेता हूँ पहले। ये ऑटो इंसुलेटर स्पेस को, इसको देख लेते हैं मिंडा कर क्या रहा है। मिंडा कॉप आपकी स्क्रीन पे ये रहा, करीब 71 पे ट्रेड करता हुआ। ये नंबर्स फिर भी ठीक हैं, बट मुझे शायद थोड़ी सी मायूसी हुई बलरामपुर चीनी के नंबर्स पे, और ये फेज़ है भी इस वक्त है। बलरामपुर चीनी इज़ एट डे लो 539, 540 पे ट्रेड करता हुआ। यहाँ पे इनका एबिटा करीब 166 से घटकर करीब 134 करोड़ रुपये रहा। ये देखिए बॉटम लाइन फ्रंट पे, और एबिटा मार्जिन्स इनके करीब 11.7% से घटकर 8.7, यानी कंप्लीट डिजास्टर। आई थिंक मैं बलरामपुर चीनी की बात करूँगा। मानस, आपको क्या लगता है? 200 डेमा पहले ही टूट चुका है, नंबर्स और इस प्रकार के कोलैप्स का फियर पहले ही था, और वीकली चार्ट्स पर भी ये जाके अब 200 वीक से नहीं 50 वीक से स्ट्रगल करता हुआ। आपको क्या लगता है? 540 के नीचे का क्लोज क्या पोजीशन देता है बलरामपुर चीनी में? मानस, म्यूट अनम्यूट दबाना पड़ेगा आपको। माफ करिएगा वीरेंद्र जी। तो देखिए 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेशन हो रहा है, और अगर 535 का लेवल ब्रेक हुआ तो यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी और 500 रुपए तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो कॉशियस अप्रोच रहेगी, 535 का स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है, और खरीदारी केवल 570 रुपए के ऊपर ही करनी है।
आजकल मानस का म्यूट दबता है, सुबह आज शिवांगी जी ने म्यूट दबा दिया था। अरे कविता जी, ये अब आप म्यूट नहीं दबाती, कोई खास गोली चूर्ण ऐसा कुछ लिया था क्या आपने इंदौर का? बिल्कुल नहीं। नहीं, मजाक कर रहा था बस मैं। वैसे हो जाता है, खैर क्या होता है, कभी कभी प्राइवेसी आदमी को मेंटेन करनी पड़ती है उस चक्कर में। बट अब बलराम पूछी ने आपकी स्क्रीन पे टुवर्ड्स डे लो। अच्छा, एक बार इंडिसेस लेके आइएगा, याद रखिएगा हम इस क्लोज में अब ऑलमोस्ट 240 से लेकर 330 के फेज में है। आखिरी के ये 45 मिनट काफ़ी क्रिटिकल हैं। 24,500 और लगभग 55,000, ये दो पुट राइटर्स के स्ट्रॉन्ग जोन्स हैं, 24,500 और 55,000। आपको इसको सरेंडर नहीं करना है। अगर इसको सरेंडर किया आपने तो मेरे ख्याल से लास्ट फेज थोड़ा सा वीक होगा। इस बात को अपने जहन में रखिएगा। श्रेया, ओवर टू यू। जी, तो फिलहाल निफ्टी पे लेवल्स बता दिए गए हैं। और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे आईटी स्पेस, आज थोड़ा स्ट्रेंथ नज़र आ रही थी इस पर्टिकुलर स्पेस में। टेक महिंद्रा देखिए 2.5% की तेज़ी के साथ गिनर्स में शुमार है आज। एम्फेसिस, ओरेकल फाइनेंस, परसिस्टेंट में भी अच्छी खासी बाइंग है, 1.5% से ज़्यादा की। अब देखें आप इन्फोसिस को छोड़ दें, हालांकि फ्लैट टीसीएस और इन्फोसिस, बाकी सभी में 0.5% से ज़्यादा की बाइंग नज़र आ रही है। कोफोर्ज, एचसीएल टेक और एलटीआई माइंडट्री में भी नज़र आएगी। आप बताइए गाबा सर, यहाँ पे कोई स्ट्रेंथ नज़र आ रही है क्या? ओके, तो कोई बात नहीं, हम पूछते हैं विकास जी से। विकास जी बताइए, आईटी स्पेस में आप देखें तो टेक महिंद्रा शॉप गेनर्स में शामिल है, यहाँ पे कोई ट्रेड बन रही है क्या, या फिर अभी अवॉइड करना चाहिए इस पर्टिकुलर काउंटर को? जी यश, आज देखोगे तो पूरे दिन में अगर देखोगे तो पूरे आईटी पैक में एक अच्छा मूव देखने मिला था। मैंने मॉर्निंग वाले शो में भी विप्रो को सिलेक्ट किया था। मुझे वहां पे बहुत पोटेंशियल लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा अप मूव देखने मिल सकता है। ऊपर में 258 254 के आसपास की रेंज यहाँ पे आते हुए देखने मिलेगी। 240 इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी भी यहाँ पे बना हुआ है। सेम टेक महिंद्रा में भी अगर बात करूँ तो लास्ट कुछ घंटों में एक अच्छा अप मूव देखने मिल रहा है, बट ऊपर में वापस एक इम्पोर्टेंट जो रजिस्टर 100 डीएमए का देखने मिल रहा है वो अराउंड 1527 के आसपास है। जैसे ही वो क्लियर होता है तो यहाँ पे भी एक आपको देखने मिल सकता है। कोपोच में भी एक बढ़िया मोमेंटम कल के सेशन में हमने देखा था, आज भी उसे कंटिन्यू करते हुए देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है ओवरऑल सेटअप जो है आईटी सेक्टर का यहाँ पे पॉजिटिव साइड देखने मिल सकता है। और मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे इंट्राडे में थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, लेकिन ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है वापस एक दो दिन में एक अच्छा अपमूव यहाँ पे इन तीनों काउंटर में देखने मिल सकता है। ओके, तो फिलहाल ये आपको रणनीति टेक महिंद्रा पर अपनानी चाहिए। स्ट्रेंथ नज़र आ रही है फिलहाल आईटी स्पेस में भी। इसके अलावा अगर आप बात करें इंश्योरेंस कंपनी स्टार हेल्थ बाजार की, तो यहाँ पर भी आज अच्छी खासी तेज़ी है। पर्टिकुलर काउंटर फोकस में है और सीएनबीसी टीवी 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के तहत IRDAI को वेस्ट ब्रिज कैपिटल के खिलाफ विसल ब्लोअर शिकायत मिली है। ये पूरी खबर समझाने के लिए यश जैन हमारे साथ मौजूद हैं। यश, बताइए क्या है खबर और क्यों है ये स्टॉक का आज फोकस में? खबर समझने से पहले एक बार जो इंश्योरेंस के रेगुलेशंस है उस पर एक बहुत जल्दी से समझ लेते हैं कि वो कहाँ पे प्रॉब्लम दे रहे हैं। इंश्योरेंस रेगुलेशंस के तहत एक एंटिटी प्रमोटर दो सेम स्ट्रीम इंश्योरेंस कंपनीज़ में नहीं हो सकती। इसका मतलब अगर एक कंपनी है वो दो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज या दो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज या दो स्टैंडअलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज में एक साथ प्रमोटर नहीं हो सकती। अभी प्रमोटर होने का थ्रेशोल्ड क्या है? 24.99%। इसका मतलब एक साथ में एक ही समय पे एक एंटिटी दो सेम स्ट्रीम इंश्योरेंस कंपनीज, जैसा मैंने समझाया, वहाँ पे 25% से ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं रख सकती। अभी प्रॉब्लम कहाँ पे आया है उसे समझते हैं। सबसे पहले ये कि वेस्ट ब्रिज कैपिटल जो है वो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस जो कि लिस्टेड एंटिटी है उसमें तकरीबन 40% की हिस्सेदारी रखती है। एक नई इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जिसे अभी पहला अप्रूवल रेगुलेटर ने दिया है, वो है कीवी जनरल इंश्योरेंस, जहाँ पे वेस्ट ब्रिज का स्टेक 60% है। इसका मतलब ये हुआ कि वेस्ट ब्रिज आज की तारीख में दो सेम स्ट्रीम इंश्योरेंस कंपनीज में 25% से ज़्यादा हिस्सेदारी रख रही है। हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि एक विसल ब्लोअर कंप्लेन
इंश्योरेंस रेगुलेटर के पास गई है, ये कहते हुए कि ये जो कीवी जनरल इंश्योरेंस को अप्रूवल दिया गया है और वेस्टब्रिज एक साथ में 2 एंटिटीज की प्रमोटर बनी है, ये इंश्योरेंस रेगुलेशंस के अगेंस्ट है और ये आगे नहीं बढ़ सकता है। रेगुलेटर ने इसकी संज्ञान लिया है, ये विसल ब्लोअर कंप्लेन का, और इन्वेस्टिगेशन चालू की है। हमें ये भी अपने सूत्रों से पता चला है कि रेगुलेटर ने जिस व्यक्ति ने ये प्रपोजल बोर्ड के सामने रखा था उससे पूछा भी है कि क्यों ये फैक्ट कि वेस्टब्रिज प्रमोटर एंटिटी है 2 कंपनीज की, बोर्ड के सामने नहीं रखा गया कीवी जनरल इंश्योरेंस को अप्रूवल देने से पहले। अब हमें यह समझ में आ रहा है अपने सूत्रों से कि IRDAI बहुत जल्द वेस्टब्रिज से भी एंगेज करेगा और उन्हें 3 ऑप्शन देने की संभावना है। सबसे पहला, स्टार में अपना स्टेक 25% से कम कीजिए, या फिर कीवी को आगे लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, या कीवी को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस करने से। यानी सिंपली अगर आप स्टार हेल्थ के अगर आप मान के चले, मैं यश सिंस इट्स लिस्टेड एंटिटी हम इसी के विषय में बात करेंगे, अगर वेस्टब्रिज अपनी होल्डिंग 24% नीचे ले आए तो फिर दिक्कत नहीं है ना? करेक्ट, फिर वो प्रमोटर नहीं रहेंगे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, वो टाइटल उनके पास से चला जाएगा यहाँ पे स्टार हेल्थ में से, है ना? ठीक है, अब वही लाजमी हमारे तो खबर का वो अंश काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया यश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये याद रखिएगा, ये महत्व, अगर आप स्टार हेल्थ में निवेशित हैं तो उनके प्रमोटर का जो टाइटल है वो अंडर द चैलेंज है एज पर द नियम, और ये इनको अपनी हिस्सेदारी जो है वो 24% से नीचे लेके आनी पड़ेगी। शुक्रिया हर्ष आपका। इस बीच निफ्टी इज़ एट डे लो। मैं अभी भी थोड़ा सा हिचकिचा रहा हूँ, मतलब शॉर्ट के बारे में बात करने में, लेकिन ये बाज़ार धीरे धीरे, जिस मैं बात करता ना, ये वीक है बाज़ार, ये वीक है बाज़ार, और निफ्टी अब डे लो की तरफ बढ़ता हुआ। हालांकि अभी भी मैं कह रहा हूँ डोंट प्रेस सेल बटन, क्योंकि हम क्लोजिंग आवर्स में है और मैं ट्रेड भी कोई कैरी नहीं करूँगा, याद रखिएगा, क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग और वीक जोन के ठीक बीचों बीच बंद हो रहे हैं। निफ्टी बैंक एक्सट्रीमली वीक, बस इसको बचा रहा है 55,000 का 100 डेमा और 55,000 का पुट राइटर। तो देखा श्रेया, जिस डिस्कशन को हम कर रहे थे 2 बजे, इस बाजार में स्ट्रेंथ शब्द का इस्तेमाल करना अभी मुमकिन नहीं है। लुक एट मार्केट्स एट डे लो। और स्टॉक स्पेसिफिक भी नज़र डालें आप तो डेज लो पर आपको दिखाई देगा HUL, नेस्ले इंडिया, FMCG स्पेस में गिरावट, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, रिलायंस, सारे स्टॉक्स डे लो पर जो ट्रैक कर रहे हैं मार्केट को। फिलहाल स्थिति थोड़ी गंभीर ही नज़र आ रही है। इनफैक्ट हम लगातार चर्चा भी कर रहे थे इस पूरे स्पेस को लेकर, लेकिन उससे पहले धमाकेदार ऑप्शन का वक्त हो चुका है, वो एड्रेस कर लेते हैं। धमाकेदार ऑप्शन हम लेंगे मानस जायसवाल जी से, अमित सेठ जी से, कविता जैन जी से। कविता जी, आपसे शुरुआत करूंगी, बताइए धमाकेदार ऑप्शन, क्योंकि आपने कहा था कि आपकी ट्रेड्स जो है वो पिक हो जा रही है आज। थैंक यू फॉर गिविंग द चांस। सिप्ला का ही 1520 का कॉल अब आप ले सकते हैं, अच्छा मोमेंटम पिकअप होते हुए दिख रहा है। 29 के प्रीमियम पर एज ऑफ नाउ है। मुझे लगता है फॉर द प्रीमियम मूव ऑफ 3540 के प्राइस टारगेट के लिए आप 1520 का सिप्ला का कॉल देख सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 24 का। कविता जी को प्रायोरिटी मिल रही है ना? ठीक है, कोई बात नहीं मानस, मेरे पास होता है तो मैं आपसे पहला पूछता। बताइए मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा? बजाज फाइनेंस के पुट ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी वीरेंद्र जी, क्योंकि यहाँ पर एक प्राइस ब्रेकडाउन देखने को मिला है, 200 मूविंग एवरेज की तरफ जा रहा है। मेरा समझना है कि शायद 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करके 820 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेगा स्टॉक। तो 850 के पुट ऑप्शन में खरीदारी करनी है। 14 रुपीज के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। इसमें आपको 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 25 रुपए के टारगेट सेट करना है। ओके, बजाज फाइनेंस का पुट ऑप्शन लेना है। अब अमित जी के पास चलते हैं। अमित जी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ही इज ओके इन एवरीथिंग। अमित जी बताइए, आपने क्या पिक किया धमाकेदार ऑप्शन के लिए? नहीं, कभी कभी डिफिकल्ट मार्केट में तकलीफ हो जाती है, लेकिन आज ठीक है जी मेरा अगर हम मुथूट फाइनेंस का अगर हम चार्ट देखें तो यहाँ पे एक स्विंग लो ब्रेक हुआ है और स्टॉक ने अपना 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी ब्रेक किया है। तो यहाँ पे वीकनेस है। मुथूट फाइनेंस की 2550 का पुट हमें लेना है। प्राइस इसका लगभग 76 रुपीज का है, इसे बाय करें। 50 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा और 125 के टारगेट्स रहेंगे मुथूट फाइनेंस के पुट में। ओके, धमाकेदार ऑप्शन के फिलहाल हमने 3 पिक्स ले लिए हैं। अब चलिए वक्त हो चुका है 4 का चौका का, और 4 का चौका हम लेंगे
मानस जायसवाल जी से सस्ता ऑप्शन, फिर एफएनओ सुपरस्टार हम अमित सेठ जी से लेंगे, साथ ही चार्ट का चमत्कार गाबो सर से बातचीत करेंगे इस पर, और मयूरेश जोशी से मिड कैप फंडा। बताइए मानस जी, आपका सस्ता ऑप्शन क्या होगा? देखिए, एक और पुट ऑप्शन लिया जा सकता है, यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। एंजल वन ने एक फ्रेश ब्रेकडाउन चार्ट पे दिखाया है, तो इसका 2500 वाला पुट ऑप्शन जो 69 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 54 रुपीज के स्टॉप लॉस से 100 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कर सकते हैं। ओके, एंजल वन ये हो गया मानस जी के पिक सस्ता ऑप्शन के लिए। यहाँ पर पुट ऑप्शन आपको खरीदारी करनी है। एफएनओ सुपरस्टार के लिए हमारे पास अमित सेठ जी हैं। अमित जी बताइए, एफएनओ सुपरस्टार क्या पिक किया आपने? जी श्रेया जी, मैं मारुति के फ्यूचर्स के साथ जाऊंगा। अगर बाजार थोड़ा भी यहाँ से कोई भी कारणवश रिकवर होता है, हल्की फुल्की भी रिकवरी आती है, तो आई थिंक इट्स एन आउट परफॉर्मिंग स्ट्रक्चर। और कई दिनों बाद यहाँ पे हमने एक मूव देखा है। एक ट्रायंगल का ब्रेकआउट भी है चार्ट्स में, वॉल्यूम्स भी काफी स्ट्रांग है और इस मार्केट में ये अच्छे से होल्ड कर रहा है, तो इसे बाय करें। स्टॉक का प्राइस फ्यूचर में 12,863 का है। स्टॉप लॉस हम लगाएंगे 12,700 रुपए का, और टारगेट्स हमारे 13,200 रुपीज के रहेंगे मारुति में। ओके, मारुति फ्यूचर्स आज एक सेक्टर ऑफ द डे है ये, और मारुति ने एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट दिया है। प्रकाश सर, आप चार्ट का चमत्कार क्या पिक कर रहे हैं? वेल ऐसा है कि स्टॉक का चार्ट का चमत्कार वही स्टॉक है जो सुबह दिया था 10:10 अडानी टोटल गैस लिमिटेड। उसका टारगेट था 615, वो अचीव हो चुका, लेकिन अब भी इसमें अपमूल नजर आता है। अब ट्रेड कर रहा है 613 के आसपास। स्टॉप लगाना चाहिए 610 का। 620 से 630 ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए। हो सकता है ये स्पिल ओवर ट्रेड कल के लिए हो सकता है। अडानी टोटल गैस लिमिटेड ATGL। अदानी टोटल गैस। आखिर प्रकाश सर सुबह सुबह जो कॉल ले लेते हैं ना, पूरे दिन वही कैरी करते हैं, ये भी अच्छी बात है। अगर जहाँ स्ट्रेंथ है कमिटेड रहो, क्यों प्रकाश सर, है ना? जैसे कल कभी सुप्रीम कभी इंडस्ट्रीज करता था। हूं मैं, कोशिश करता हूँ कि नया स्टॉक, आज नया स्टॉक मिल नहीं रहा है, तो फिर बैंक ऑन योर ओल्ड स्टॉक्स। लेकिन कोशिश नहीं, बिल्कुल करता हूं सही, कि नया stock। बिल्कुल सही, बिल्कुल नहीं सही है। अभी जैसा अगर आप देखें देश वैसा भेस, जैसा बाजार वैसे अगर आप देखें कॉल्स। मयूरेश जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? वीरू जी, आई थिंक हमारे वॉच लिस्ट पे बॉश है। हमें लगता है आई थिंक जो एक कंसिस्टेंसी रेवेन्यू ग्रोथ में आनी चाहिए, ये शायद बॉश रिफ्लेक्ट कर सकता है इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स। एंड एट द सेम टाइम आई थिंक जो इबिट मार्जिन का परफॉर्मेंस रह सकता है, ये भी काफी कंसिस्टेंट रह सकता है। इनफैक्ट जो पिछले वर्ष इबिट का परफॉर्मेंस रहा था, ये 15.25% के आसपास रहा था। और हमें लगता है आई थिंक विथ मोर ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज किकिंग इन, शायद ये 16, 16.5, इवन 17% तक अगले 2 या 3 वर्षों में पहुंच सकता है। इनफैक्ट इवन मोर देन दैट, बिकॉज ऑफ बेटर कैश फ्लोज एंड अ बेटर बैलेंस शीट। जो आरओईज है, यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट एक्रीशन देखने मिल सकता है। एंड आरओईज कैन इंच अप टू 17-18%, एंड आरओसीज कैन एक्सीड 20-21% अगले 2 वर्षों के लिए। इनहेरेंट बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है। जो नए प्रोडक्ट्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं और करना चाहते हैं अगले कुछ वर्षों में, आई थिंक दैट विल होल्ड देम इन अ गुड स्टैंड। एंड एट द सेम टाइम डिविडेंड यील्ड 1.25% के आसपास से एक सपोर्ट देती है। तो हमें लगता है बॉश आपके नजर या वॉच लिस्ट में पहुंच। चलिए, तो 4 ट्रेड्स हो गए यहाँ पे। सस्ता ऑप्शन हमने शुरुआत किया था, पहला ट्रेड वो आपके स्क्रीन पे आया था, मानस जी ने पिक किया था पूरा ऑप्शन, और मार्केट से डेरू, और सही है। मैंने चुनाव उनका पुट्स पे 2500 के पुट एंजल वन की। अमित सेठ जी ने एफएनओ सुपरस्टार पिक किया, उनका ट्रेड रहा मारुति सुजुकी फ्यूचर्स। प्रकाश सर ने पिक किया चार्ट का चमत्कार, यहाँ पर उनका ट्रेड वही था ये अदानी टोटल गैस। और मयूरेश जोशी ने जिन्हें आज मिड कैप फंडा पिक किया, और उनकी कॉल रही बॉश। मार्केट से डे लो, और हम दिन के निचले स्तरों पर। चलिए, थोड़ा सा आपका मूड ठीक कर देते हैं, चलते हैं आशीष के पास। और मैं आशीष के पास इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि उनके पास उनकी अर्निंग्स है जिनको खा पी कर मन थोड़ा सा अच्छा हो जाता है ना? आशीष, जुबिलेंट फूड्स और यूएसएल, जुबिलेंट हमारे पड़ोसी भी हैं, इसीलिए कह रहा हूँ मैं। बिल्कुल, तो पहले पी लेते फिर खाएंगे। यूनाइटेड स्पिरिट्स ये स्टॉक ऐसा है जहां पर फोकस रखना चाहिए। अब नतीजों की बात करें तो इसमें पिछले साल का जो प्रेस्टीज एंड अबाव सेगमेंट होता है, इसका हाई बेस है, और इसके पीछे कारण है कि पिछला जो साल था इलेक्शन ईयर था, तो इसके चलते अगर आप देखें तो इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। हाई बेस है तो जो ग्रोथ है धीमी पड़ सकती है, 7.5% की देखने को मिलेगी। पिछले साल की जो ग्रोथ थी वो करीब 10% थी। अगर आप ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो 4.9% है, 3.5% जो है ये पिछले साल थी, और पिछले क्वार्टर में 6.9% थी। अब जो पॉपुलर
सिमिलर सेगमेंट है, यहाँ पर कंपैरेटिवली थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। 1.5% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है और पिछले साल नेगेटिव 2.6% की थी। जो ग्रॉस मार्जिन है स्टेबल है 44% पर। इसके पीछे कारण ये है कि जो रॉ मटेरियल कॉस्ट होता है ग्लास और एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल ENA, इसकी कीमतें इस बार स्थिर देखने को मिली है। और जो महाराष्ट्र में ड्यूटी चेंजेस हुए हैं ये Q2 का इम्पैक्ट है, इस बार ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। नंबर्स की बात करें, वॉल्यूम ग्रोथ मैंने आपको बता दी, मुनाफा 4% घट सकता है। मार्जिन्स यहाँ पर अगर आप देखें तो थोड़े से सैक्रिफाइस्ड हैं, 19.5 से घटकर 16.8, 9% की गिरावट आपको एबिटा में देखने को मिल सकती है और टॉप लाइन में 6% की बढ़त है। मिक्स्ड सेट ऑफ नंबर्स है, लेकिन देखना होगा कि प्रेस्टीज एंड अबव सेगमेंट, जो प्रीमियम सेगमेंट होता है, यहाँ पर कैसा प्रदर्शन आता है। अब ये तो रहा यूनाइटेड स्पिरिट्स। अब बात कर लेते हैं जुबिलेंट फूडवर्क्स की, इसके नंबर्स कैसे देखने को मिल रहे हैं। तो नंबर्स ठीक हैं, अच्छे हैं, अक्रॉस पैरामीटर्स हैं, सिर्फ एक मार्जिन्स को छोड़कर। और इसके पीछे कारण ये कि मार्केट शेयर ग्रैब करने के लिए इन्होंने अपने जो मार्जिन्स है इसे थोड़ा सा सैक्रिफाइस किया है। इस स्पेस में कंपिटिटिव इंटेंसिटी लगातार बढ़ती जा रही है। लाइक फॉर लाइक ग्रोथ जो है तकरीबन 12% की देखने को मिल सकती है, ब्रोकरेज का एस्टीमेट है। साथ में अगर आप देखें तो जो ग्रॉस मार्जिन्स है ये भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एबिटा मार्जिन्स भी घटेंगे, ग्रॉस मार्जिन्स भी घट सकते हैं, 74.7% देखने को मिल सकते हैं। जो स्टोर काउंट है, जो एडिशंस है, तकरीबन 55 नेट स्टोर एडिशंस यहाँ पर क्वार्टर के दौरान देखने को मिले। लेकिन जो कंपनी का लगातार फोकस बना हुआ है नए प्रोडक्ट लॉन्चेस से, इसका मार्केट शेयर में फायदा देखने को मिल सकता है। एक और खास बात यह है कि पिछले 10 से लेकर 11 क्वार्टर्स हो गए कंपनी ने कोई भी सिग्निफिकेंट प्राइस हाइक नहीं किया, तो बड़ा की मॉनिटरेबल है। अब नंबर्स को देखते हैं। 25% की ग्रोथ आपको बॉटम लाइन में देखने को मिल सकती है, तकरीबन 52 से 65 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिलेगा। जो मार्जिन्स हैं ये 22.9% से घटकर 19.2% के देखने को मिलेंगे। एबिटा में भी हेल्दी ग्रोथ है, तकरीबन 19% की, टॉप लाइन भी 19% बढ़ सकती है। लेकिन आगे स्टोर काउंट कैसा रहेगा, पॉपॉइज की ग्रोथ कैसी रहेगी, इस पर खास फोकस है। जुबिलेंट फूडवर्क्स अच्छे नंबर्स एक्सपेक्टेड है, अच्छे नंबर्स एक्सपेक्टेड है जुबिलेंट से। और ये बात हो गई जुबिलेंट और यूनाइटेड स्पिरिट्स की। अब कंचन के पास चलते हैं। कंचन बताइए, BPCL और मुथूट से क्या एक्सपेक्टेशंस? जी, अगर दोनों ही नंबर्स की हम ऑन एन एवरेज बात करें तो नंबर्स हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिल सकते हैं। शुरुआत कर लेते हैं BPCL के साथ, जहां पे रेवेन्यू में हमें एक गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन बाकी की कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है और जो ऑपरेटिंग नंबर्स है उसमें अच्छा खासा हमें उछाल आता हुआ दिखाई दे सकता है। पैट जो है वो करीब करीब यहाँ पे हमें 130% तक साल दर साल बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। इबिटा में भी अच्छी खासी डबल से ज़्यादा की हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है और जो मार्जिन फ्रंट है वहाँ पे भी 7 से 8% का उछाल देखने को मिल सकता है। देखिए, जो इनका रिफाइनरी है उसका जो हम थ्रो आउट देखेंगे तो उसमें हमें करीब करीब 10.1 मिलियन मेट्रिक टन के जो नंबर्स हैं वो आते हुए दिखाई दे सकते हैं। मार्केटिंग सेल वॉल्यूम की बात करी जाए तो ये भी साल दर साल 4% से बढ़ने की उम्मीदें जताई जा रही हैं और अगर हम इसे क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो ये भी 2% तक बढ़ सकती है। वहीं जो रिपोर्टेड GRM है वो हमें $9 पर बैरल देखने को मिल सकता है और ब्लेंडेड ग्रॉस मार्केटिंग का मार्जिन देखा जाए ये हमें 6.5 रुपए प्रति लीटर पे देखने को मिल सकता है। अब आपका की फोकस एरिया क्या होगा उसके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। जो इनका बीना रिफाइनरी है उस वहां पे किस तरीके का एक्सपेंशन है, साथ ही साथ जो आंध्रा रिफाइनरी है और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है उसके कंस्ट्रक्शन को लेके जो मैनेजमेंट है उसकी क्या कमेंट्री आती है, ये की आपका मॉनिटरेबल होगा। साथ में हमने देखा कि ग्लोबल सिनेरियो इस टाइम पे कितना वॉलेटाइल था, उसके बावजूद नंबर से जो एक्सपेक्टेशन है वो हमें पॉजिटिव साइड में दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं, मुथूट फाइनेंस के नंबर्स की बात करते हैं। नंबर्स की पिक्चर्स यहाँ पे भी हमें कुछ इसी तरीके की दिखाई दे रही है। नोट ग्रीन में नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करी जाए तो यहाँ पे अच्छा खासा एक जंप देखने को मिल सकता है हमें 40% तक का। वहीं कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में भी अच्छा खासा जो जंप है उसकी उम्मीदें जताई जा रही है। अगर इस टाइम पे गोल्ड की AUM ग्रोथ देखें तो अनुमान ये जताया जा रहा है 43 to 45% तक का नंबर्स यहाँ पे हमें ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। मार्जिन हालांकि हमें हल्के फुल्के कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन अगर इस टाइम पे बात करें क्रेडिट कॉस्ट की तो ये भी लार्जली अपने स्टेबल साइड में बनी हुई है। Q1 में की फोकस एरिया क्या होगा उसके ऊपर आते हैं। गोल्ड लोन ग्रोथ के ऊपर किस तरीके की कमेंट्री आती है मैनेजमेंट की और मार्जिन को लेके किस तरीके की गाइडेंस आती है, लेकिन लार्जली नंबर्स पॉजिटिव है। लार्जली नंबर्स पॉजिटिव हैं, तो बहुत करके एक एक करके हमने USL की बात की, जुबिलेंट फूड्स की बात की, मुथूट की बात हो गई, BPCL की बात हो गई। अब चलते हैं संवाददाता मदरसन और दीपाली इसके नंबर्स का एनालिसिस प्रस्तुत करेंगी। नंबर्स कैसे रहेंगे दीपाली बताइए। संवर्धना मदरसन के अर्निंग्स मिक्स रह सकते हैं इस क्वार्टर में। Q1 में रेवेन्यूज में 6% के आसपास की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। 30,591 करोड़ ये आंकड़ा आ सकता है वर्सेस 28,868 करोड़।
वहीं मुनाफा 969 करोड़ आ सकता है 994 करोड़ से घटकर, यानी 2.5% की डी ग्रोथ मुनाफे में देखने को मिलेगी। एबिटा बिल्कुल फ्लैट रहने की एक्सपेक्टेशंस है, 2776 करोड़ रह सकता है। वहीं मार्जिन्स में 50 बेसिस पॉइंट का डिप देखने को मिल सकता है, 9.6% से घटकर ये 9.1% पर आ सकते हैं। हालांकि जो ऑर्डर बुक रही वो हेल्दी रही, उसका एग्जीक्यूशन ठीक हुआ, साथ ही साथ जो रिसेंट एक्विजिशंस कंपनी ने की उसके इंटीग्रेशन बेनिफिट्स मिले, जिसकी वजह से रेवेन्यूज में 6% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। करेंसी ट्रांसलेशन गेन्स भी कंपनी को मिले हैं, लेकिन इनपुट कॉस्ट हायर साइड पर रही है। डिमांड सिनेरियो अभी भी वीक बना हुआ है, जिसकी वजह से मार्जिन्स 50 बेसिस पॉइंट घटकर आ सकते हैं। ओवरऑल अगर अर्निंग्स देखेंगे तो वीक डिमांड की वजह से ही 2.5% के आसपास की डी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। इंपॉर्टेंट रहेगा मैनेजमेंट के कमेंट्स डिमांड आउटलुक को लेकर, मार्जिन ट्रैजेक्टरी को लेकर, और खास तौर से किसी भी तरीके कैपेसिटी एक्सपेंशन या फिर नए एक्विजिशन कंपनी के पाइपलाइन में है या फिर नहीं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिमांड आउटलुक इंपॉर्टेंट रहेगा मैनेजमेंट की कमेंट्री से। डिमांड आउटलुक पर क्या कमेंट्री आती है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल नंबर से पहले थोड़ा डाउन साइड पर ही समुद्रा मदरसन आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। चलिए आप रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बिग मार्केट वॉइस की कड़ी में हम बात करेंगे मार्केट एक्सपर्ट आनंद टंडन से। आप जुड़ेंगे इसी मेरी आवाज़ के साथ। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। एक बार निफ्टी रखिएगा स्क्रीन पे और निफ्टी बैंक को भी रखिएगा। दोनों ही इंडिसेस इस वक्त डीलों पर ट्रेड करते हुए, बाजार में कोई कन्विक्शन नाम की चीज़ नहीं है और आप आज के सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स के जोन के नीचे जाके आप ट्रेड करते हुए निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी में जो भी शॉर्ट कवरिंग थी वो पूरी की पूरी अगर आप देखें धीरे धीरे करके सरेंडर होती हुई। इस बीच अब चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस बातचीत की और श्री आनंद टंडन हमारे साथ बाजार विशेषज्ञ मौजूद हैं। आनंद जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। आज जब आपसे बातचीत हो रही है, ऑलमोस्ट इस अर्निंग सीजन को हम पूरा देख चुके हैं, क्या प्राइवेट बैंक, क्या सरकारी, क्या आईटी, कैपिटल गुड्स, रियल स्टेट, और साथ ही साथ ये पूरा टैरिफ वॉर सर अपने चरम पे चल रहा है, जिसमें भारत पे करीब 50% टैरिफ। मार्केट में कन्विक्शन स्ट्रेंथ नाम की चीज़ नहीं है, इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट काफ़ी नेगेटिव। अभी बाजार पे आपका व्यू क्या है सर? यहाँ से क्या अभी डाउन साइड और इंतजार कर रहा है क्या? प्लेसमेंट कैसी लग रही है आपको इंडियन मार्केट्स की? मैक्रो हिसाब अगर आप देखें तो इस वक्त थोड़ा सा चिंताजनक है। वो इसलिए क्योंकि ये नहीं कि हमारी अर्थव्यवस्था में कोई प्रॉब्लम है अभी तक, लेकिन आगे जाके कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि अगर ये टैरिफ बरकरार रहे और हटाए नहीं गए तो मोर और लेस हमारा जो ट्रेड है यूएस के साथ वो करीब करीब बंद समझ लीजिए। और उसमें काफ़ी हद तक जो हमारे हाई एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रीज हैं, जेम ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स, उस पर काफ़ी खराब प्रभाव पड़ सकता है। इसके साथ साथ एक और चीज़ ये देखना है आपको कि अगर इन्फ्लेशन कम हो रहा है, जैसे कि हमें दिख रहा है कि इन्फ्लेशन कम होता है और साथ में आरबीआई का भी जो अनुमान है वो कम की तरफ ही जा रहा है, तो हमारा जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है वो भी कम हो जाएगा। अगर वो हो जाता है तो आप ये समझ लीजिए कि जो एनालिस्ट ने अनुमान लगाया है कि इस साल की जितनी बढ़त आएगी वो वॉल्यूम और इन्फ्लेशनरी ग्रोथ दोनों मिला के होता है। तो इन्फ्लेशन ग्रोथ अगर कम हो जाता है तो कुछ हद तक आपको अर्निंग्स का भी ग्रोथ और कम हो जाएगा। मेरा अनुमान ये है कि आपका अर्निंग्स ग्रोथ इस साल भी पिछली साल की तरह करीब करीब सिंगल डिजिट में ही रहेगा और शायद मिडिल सिंगल डिजिट, ये भी नहीं कि बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ। ऐसे माहौल में जहाँ पे वैल्यूएशन तेज टाइम है निफ्टी के ऊपर और साथ में ग्लोबल मार्केट जो है वो खराब होता हुआ नजर आ रहा है, एटलीस्ट हमारा इंडिया का एक्सेस जो है, ये सोचना कि यहाँ से बहुत ज्यादा मार्केट में कुछ हल होने की संभावना है, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आप ऑलरेडी वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है, अर्निंग स्लो हो रही है और इसके साथ साथ एक अनसर्टन एनवायरनमेंट खड़ा हो जाता है जिसमें हो सकता है कि आगे जाके अर्थव्यवस्था के ऊपर भी नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। तो ओवरऑल इस माहौल में हम चल रहे हैं, तो मेरा मानना ये है कि इस वक्त फुली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए। खाली एक ही सेक्टर या एक ही एसेट क्लास में निवेशित ना रहें। आप साथ में डेट, गोल्ड, सब चीज साथ लेके चलें, ताकि कोई एक क्षेत्र में बाजार खराब भी हो जाए तो भी पूरी तरह से आपका पोर्टफोलियो का प्रभाव नेगेटिव नहीं रहेगा। अच्छा आनंद सर, एक चीज़ तो आपने इम्पैक्ट ऑफ आई थिंक दिस ट्रेड वॉर
उसका भी अगर आप देखें अपने इस एनालिसिस में एक भाग रखा। जिसे कहते हैं दो मुही तलवार, आईटी, एक तो हमारी प्लेसमेंट इंडियन मार्केट्स की, प्लस यूएस में इन्फ्लेशन का बढ़ना, वहाँ ब्याज दरों का ना घटना। अभी मैं जब सुबह का शो कर रहा था सर, उसके बाद ही मुझे एक फंड मैनेजर का एक बड़ा अच्छा एनालिसिस आया। आईटी सर्विसेज वैल्यूएशन हैज़ ड्रॉप्ड टू देयर लोवेस्ट इन 5 years. Top 5 companies combined market cap fallen by 24%. सर ये आईटी में कितना डाउन साइड देख रहे हैं हम? टेक्निकली जिसे वर्स्ट केस मानते हैं 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वहाँ पे आ चुका है निफ्टी आईटी। आईटी पर आपका टेक क्या है सर इस वक्त? आपको ये दो तरीके से देखना है। एक तो बिजनेस एज यूजुअल, अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि जो आईटी में गिरावट इसलिए है क्योंकि यूएस का बाजार थोड़ा सा नर्म था और बाकी इंटरनेशनल बाजार में भी थोड़ी सी नरमी थी और यहाँ से अब जो है रुझान ऊपर की तरफ होगा, तो श्योरली आप ये सोच सकते हैं कि उसमें रोटेट किया जा सकता है। लेकिन अगर आप ये देखें कि साथ साथ आईटी में काफी चेंजेस आ चुके हैं, जिसके कारण स्पेशली लोअर एंड आईटी जॉब जो है, जैसे काफी लोग जो है टेस्टिंग में एम्प्लॉयड रहते हैं, वो जरूरत शायद अब ना आगे जाके पड़े, क्योंकि जो एआई के जो बॉट्स हैं वो सब टेस्ट एटलीस्ट कर लेंगे, भले वो कोड बहुत बढ़िया ना लिख पाए। बेसिक कोडिंग जो है वो भी काफी हद तक कम हो चुकी है और इसका प्रभाव खाली आईटी पे नहीं बट बाकी सारे व्हाइट कॉलर सर्विसेज पे भी कुछ हद तक हो रहा है ना। उसमें दो चीजें, एक तो उसमें हाइप बहुत ज्यादा है, तो शायद जितना अनुमान है उससे कम, लेकिन जितना लोग सोच रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे ज्यादा। अगर आप देखें टीसीएस का भी जो हालांकि उन्होंने एआई के ऊपर ये ब्लेम नहीं किया है, लेकिन मिडिल लेवल आईटी जॉब्स काफी हद तक कम होती हुई नजर आ रही है। तो बेसिक एंट्री लेवल पे ठीक ठाक है, हाई लेवल हाई स्किल लेवल पे ठीक ठाक है, बीच में कुछ हद तक आपको मार्जिन कम होता जाएगा। इसके दो प्रभाव पड़ेंगे, एक तो आईटी कंपनीज के ऊपर उनका रिक्रूटमेंट कम हो जाता है और अगर रिक्रूटमेंट कम हो जाता है तो भले मार्जिन का एक्सपेंशन यहाँ से थोड़ा सा आपको नजर आ जाए, लेकिन जो जॉब्स मिल रही हैं उनको वो इसलिए मिल रही हैं क्योंकि बाहर की कंपनियां जो हैं वो आदमी हटाने की कोशिश में उनको पूरा आपको जो कॉस्ट रिमूवल वाला एक्सरसाइज है वो चल रहा है। अगर 2-3 साल में आपको लगा कि एआई के कारण कई लोगों की जरूरत नहीं होगी, तो ये प्रॉब्लम इंडियन आईटी के ऊपर आ जाएगी। इंडियन आईटी में अभी आईटी सर्विसेज में ज्यादातर ऐसे लोग नहीं बने हैं जिन्होंने सर्विसेज के अलावा और कुछ किया, और इसके कारण मेरे मानना यह है कि अभी डी रेटिंग जो है आईटी सर्विसेज में बाकी है। अभी भी आप 3-4% की ग्रोथ दिखा रहे हैं, सिंगल डिजिट की ग्रोथ दिखा रहे हैं, 23 टाइम वैल्यूएशन है। भले ही हिस्टोरिक नंबर से कम लगे वैल्यूएशन, बट ये भी तो देखना है कि हिस्टोरिक ग्रोथ भी ज्यादा थी और उसका स्टेबिलिटी भी ज्यादा थी। इस वक्त दोनों पे एक सवालिया निशान है। मेरे हिसाब से रोटेशन के हिसाब से ठीक है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक उसमें इंपॉर्टेंस मुझे नजर नहीं आता। आईटी को लेकर अभी भी आपका नेगेटिव रुझान है और बड़ा एक कारण जो बताया आपने एआई का आना। आनंद जी गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ। अभी वीरेंद्र जी के सवाल में आपने जवाब दिया कि मार्केट का वैल्यूएशन स्ट्रेच है, अर्निंग्स खराब आ रही है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी तो है ही और इस साल भी अर्निंग्स सिंगल डिजिट में ही रहेगी। तो सर स्ट्रेंथ कब आएगी मार्केट में और ऐसे मूड माहौल में करना क्या चाहिए अब ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को? क्या अप्रोच होगी मार्केट में? देखिए, स्ट्रेंथ तभी आएगी जब अर्निंग्स की ग्रोथ शुरू होगी। अर्निंग्स की ग्रोथ तभी शुरू हो सकती है जब टॉप लाइन बढ़िया ग्रो होगी। मोर और लेस अगर आप 10, 15, 20 साल का रुझान देखेंगे तो जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से कॉर्पोरेट टॉप लाइन ग्रो होती है, उसमें 1-2% की बढ़त होती है। तो अगर आपका जीडीपी 7% से बढ़ रहा है और आपका 3-4% का इन्फ्लेशन है, तो 11% का नॉमिनल जीडीपी हो गया, उसमें आप समझ लीजिए 12-13% के सेल्स बढ़ेगा। उसके हिसाब से अगर 13% सेल्स है तो बेस्ट कंपनियां जो हैं 14% की पोर्टफोलियो लेवल पे ग्रोथ आपको नजर आ सकती है। ये माहौल अभी फिलहाल नहीं नजर आ रहा है मुझे। इसके कारण जब तक ये चेंज नहीं होता है और आपको फिर से टॉप लाइन ग्रोथ नजर नहीं आती है, तब तक जो है ये माहौल ऐसे ही बना रहेगा। जैसे मैंने कहा कि इस कोई भी समय बाजार से निकलने की बात नहीं है और पूरी तरह से निवेशित होने की भी बात नहीं रहती है। मेरे हिसाब से एसेट एलोकेशन की रहता है और एसेट एलोकेशन में इस वक्त में मल्टी एसेट अप्रोच लेना जरूरी है, जहां पर आप कुछ हद तक सारी तरह के एसेट्स, भले वो रियल एस्टेट हो, गोल्ड हो, डेट हो, इक्विटी हो, सब में कुछ कुछ पैसा लगा के रहें, ताकि कोई भी ऊपर नीचे कोई एक क्षेत्र में हो जाए तो भी आपका पोर्टफोलियो पूरी तरह से नेगेटिवली प्रभावित नहीं रहेगा। ओके, डाइवर्सिफाई करना है पोर्टफोलियो को। वैसे आनंद जी, अगर सेक्टर स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो
पोर्टफोलियो तो इंसान डाइवर्सिफाई कर लेगा, लेकिन कोई ऐसा सेक्टर जहाँ पे थोड़ा एक्सपोजर ज़्यादा हो और कोई ऐसा सेक्टर जो जहाँ पे एक्सपोजर थोड़ा कम रखे अपने पोर्टफोलियो में? देखिए, इस वक्त कोई ऐसा सेक्टर क्षेत्र नहीं है जो मेजर इंडिसेस में है जहाँ पे कोई चीप आपको स्टॉक नजर आ जाता है। खाली इतना है कि कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर अभी फिलहाल फैंसी नहीं है और कुछ जहाँ बहुत ज्यादा फैंसी है। तो जो बहुत ज्यादा फैंसी है उसमें आपको थोड़ा सा कम हो जाना चाहिए। आई मीन जो भी आपको लगता है कि इस वक्त जैसे जितने न्यू एज इंटरनेट कंपनियां हैं उनका वैल्यूएशंस अगर आप देखें तो वो इसी के ऊपर प्रभावित है, इसी के ऊपर बरकरार है कि ग्रोथ बहुत बढ़िया आएगा। जिस दिन ग्रोथ थोड़ी सी स्लो होगी उसका करेक्शन भी उसी हिसाब से तेजी से गिर सकता है। कई ऐसी कंपनियां हैं यूटिलिटीज जैसी जहां पर कोई किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। तो पोर्टफोलियो में उस तरह की कंपनियां जहां पे उतना प्रभाव नहीं हुआ है, जितनी तेजी नहीं आई है, उसको थोड़ा सा इस वक्त मेरे हिसाब से ओवरवेट रखना चाहिए। अच्छा सर, अब क्योंकि अगले हफ्ते से या फिर अगले महीने से आप शायद एक फेस्टिवल सीजन में एंटर कर जाएंगे, आपका थोड़ा सा एफएमसीजी पर झुकाव कंसिडरिंग गुड रेंज और आपका इनकम टैक्स में जो आपको एक कट मिला था उसका इम्पैक्ट, टू व्हीलर स्पेस, ज्वेलरी या फिर जो आपकी गोल्ड फाइनेंस कंपनियां हैं, इनमें कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है क्या आपको? देखिए, 2-3 चीजें हैं। एक तो आपने देखा टू व्हीलर्स का रेट का वॉल्यूम काफी बढ़िया आया है अभी जो लेटेस्ट नंबर्स आए हैं। तो इसमें क्लियरली ये है कि थोड़ा कुछ हद तक रूरल डिमांड फिर से बरकरार हो रही है, फिर से वापस आ रही है। हमारा जो कंज्यूमर लेवल है वो ऑब्वियसली कम से कम 40 से 50% सबसे इसी सीजन में ज्यादा बिकवाली होती है। तो ये सीजनल खेल अगर आप क्वार्टर टू क्वार्टर देखेंगे तो डेफिनेटली जो आने वाला क्वार्टर है वो बहुत ही बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर आप ईयर टू ईयर देखें तो ये क्वेश्चन क्या है कि पिछले साल से इस साल बेहतर होने की संभावना है कि नहीं। मेरा मानना है कि रूरल लेवल पे कुछ हद तक बढ़त हो सकती है, लेकिन ओवरऑल कंज्यूमर ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं होगी। इसके 2-3 कारण है। भले आपने इनकम टैक्स के आपने कुछ हद तक छूट दे दी है, आपको फर्क पड़ा एक महीने का 5,000 रुपया। 5,000 रुपये EMI पे आप भले आप एक स्कूटर खरीद सकते हैं, लेकिन कोई बहुत ज्यादा कंज्यूमर ड्यूरेबल सेल नहीं होगा। सेकेंडली क्या है कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि आईटी, जैसे मैंने कहा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल लोगों को जॉब निकल रही है। ये सब लोग ऐसे हैं जो 20-25 लाख रुपए कमाते हैं। अगर उनकी जॉब खतरे में है तो आप ये समझ लीजिए कि उसका डिमांड काफी वीक हो जाएगा। आईटी इज अ बिग ड्राइवर। आप उसका जो प्रभाव होता है बाकी इकोनॉमी पे वो बहुत ज्यादा होता है। जिस भी शहर में आईटी 30-40% के जॉब्स क्रिएट करता है, वहां पर आप समझ के चलिए कि ज्यादा से ज्यादा डिमांड रियल एस्टेट की, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की, यहाँ तक कि नॉर्मल मॉल फुटफॉल जिसको कहते हैं, या एयरलाइंस या होटल, सब चीज आईटी से ड्राइव होती है। तो अगर आईटी में रिक्रूटमेंट कम हो गई या बीच में जॉब्स खतरे में हो गई तो आपको लोकल डिमांड अर्बन लेवल पे काफी हद तक श्रिंक करती हुई नजर आएगी। इसके साथ साथ ये भी देखिए कि जो अर्बन कंज्यूमर है वो बहुत ही लिवरेज्ड है। ऐसा ये इंडिया वो नहीं है जो 20 साल पहले था कि किसी के पास लोन नहीं था। आज के दिन आप किसी भी एनबीएफसी से बात करें, उनके ज्यादातर बोरोवर्स के पास 5 से 7 EMI भरने की हालत है। तो इस सब जो सिचुएशन है इसमें आप कितना बोरो करके आप स्पेंड कर सकते हैं वो देखने वाली बात है। आपने 2 स्पेसिफिक एरिया कहा, गोल्ड ऑलरेडी इतना महंगा हो चुका है कि उसमें डेफिनेटली लोगों को अभी भी इंटरेस्ट है। और जैसे मैंने कहा, शायद आपको इन्वेस्टमेंट की तरफ से भी उसमें 4-5% या शायद 7-8% तक आपको लेके रखना चाहिए। लेकिन उसके आगे इस लेवल पे गोल्ड खरीदने में कितनी बढ़त आएगी, मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा लोग वॉल्यूम से गोल्ड खरीदने वाले हैं। सो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, ज्यादा पैनिक ना करें, ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें। इस वक्त आपको कामली राइड आउट करना है मार्केट, बनस्बत ये कि कितना पैसा बनाया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आनंद जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के इतने डिटेल आंसर देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए अमित जी, आनंद जी, माफ़ कीजिएगा। चलिए अब मार्केट क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और मार्केट एट डेज लो जो हम मेंशन कर रहे थे वीरेंद्र जी, 24,500 का स्तर तोड़ते हुए निफ्टी अब 24,490 के लेवल पर, और 24,400 का लेवल आपने बताया था वो भी ब्रीच होता है तो फिर बिकवाली और हावी हो सकती है। अब क्या अप्रोच क्लोजिंग की रहेगी, क्या करना चाहिए अब? देखिए, मैं शायद शॉर्ट इसलिए कवर नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि दोनों इंडिसेस सपोर्ट के आसपास क्लोज हो रहे हैं।
निफ्टी बैंक का 55,000 क्या है? डायरेक्टर साहब जरा प्लीज ड्रॉ कर दीजिएगा 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज डेली चार्ट्स पे, 100 डे में, माफ कीजिएगा, आज का, कल का यानी सोमवार का, शुक्रवार का, गुरुवार का, लगभग 4 सेशन का लो हो गया 55,000। प्रिसाइसली अगर जाऊं तो 54,946, 4 सेशन का लो। अच्छा, इन 3 सेशन का हाई मालूम है आपको श्रेया क्या? मैं क्यों अपनी कमेंट्री में 10 डे पे फोकस कर रहा था। ये बाजार स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी में नहीं जा रहा है क्योंकि इवन द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज ये अपना 10 डे भी पार नहीं कर पा रहा है। आज का हाई 10 डे क्लोज हुए आप 100 डे पे, यानी आप एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे क्लोज हो रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे शॉर्ट कैरी करना बुद्धि वाला काम नहीं होगा, फ्रेंकली स्पीकिंग। जरा प्लीज 55,000 की पुट लेके आइए। तो इस प्राइस पे शॉर्ट करूंगा नहीं, पर एक बात याद रखिएगा श्रेया, इस बाजार के डाउनसाइड को निफ्टी के 24,350 पे रोक लिया गया, 55,000 पे निफ्टी बैंक रुक रहा है। अगर ये निफ्टी बैंक ये देखिए, ये इसका 55,000 की पुट का आउटस्टैंडिंग हुआ है 10 लाख का, 10,19,000, यही है छोर। अगर कल हम जर्नी अपनी 54,900 के या फिर 54,800 के नीचे शुरू करते हैं तो नया डाउनसाइड बैंक निफ्टी में खुल जाएगा, याद रखिएगा। तो मैं शॉर्ट नहीं ले रहा हूँ श्रेया, कंसिडरिंग कि एक बड़े पुट राइटर्स और एक बड़े एवरेज के ऊपर आप बैठे हैं। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी, आपकी स्क्रीन पे 24,990 पे ट्रेड कर रहा है। यही है वो पुट जो इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में, जो कि गुरुवार को एक्सपायर होगा, सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। और एक और चीज़ यहाँ पे क्या है, पिछले 4-5 सेशन का जो अगर आप पुट राइटर्स का जमावड़ा देखें तो वो 24,400-500 पे ही है। तो इसीलिए मैं शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ। अदरवाइज श्रेया, कल सुबह सुबह अगर एक गैप डाउन होता है और बैंक निफ्टी 54,900 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो वो बड़े गंभीर हालात होंगे। वो बैंक निफ्टी का एक मेजर ब्रेक डाउन होगा श्रेया। सपोर्ट पे कैरी करना शॉर्ट मतलब नहीं है। हाँ, ठीक है, तो फिलहाल ये शॉर्ट की सलाह नहीं है, लेकिन न्यूट्रल जाएंगे। फिलहाल देखते हैं कि कल मार्केट की ओपनिंग कैसे होते हैं और क्या ये आपके स्क्रीन पर इस वक्त इंडिकेटिव क्लोजिंग प्राइस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डीलिंग रूम चेक ले लेते हैं। डीलर्स कौन से स्टॉक्स पे बेट लगा रहे हैं वो यतिन जी से समझ लेते हैं। यतिन जी, कौन से 2 स्टॉक्स फोकस में? तो गुड आफ्टरनून श्रेया। देखिए, 2 स्टॉक्स जो आज फोकस में, उनमें सबसे पहले कोल इंडिया, जहां BTST की एडवाइस डीलर्स दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। ये काउंटर जो है थोड़ा मजबूत लग रहा है डीलर्स को और उनको लगता है 385, 388 तक के लेवल्स इस काउंटर में देखने को मिलने चाहिए। ये अगस्त फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ, थोड़े डिस्काउंट पे हैं, तो शायद यहाँ 2% टाइप की डीलर्स को अपसाइड लग रही है BTST की रणनीति में। हालांकि एंजल वन ये एक स्टॉक है और इन जनरल कैपिटल मार्केट स्टॉक्स आज थोड़े नरम हुए हैं। इनफैक्ट डीलर्स की STBT की एडवाइस है, एंजल वन के फ्यूचर्स बेचने की एडवाइस है 2480-2500 तक के टारगेट्स के लिए। तो ये भी एक काउंटर है जो डीलर्स को लग रहा है कि वीक हो चला है और शायद कल नीचे के मोमेंटम में यहाँ FIs की बिकवाली के चलते कवर करने मिलने के मौके मिले। ओके, कोल इंडिया और एंजल वन, ये 2 स्टॉक्स आपके रडार पे होना चाहिए। शुक्रिया यतिन जी जानकारी के लिए। कोल इंडिया में खरीदारी की राय डीलर्स की तरफ से और एंजल वन में बिकवाली की राय FIs, क्योंकि पूरे कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में अगर आप देखें तो वहाँ से बेच रहे हैं। एक वजह डीलर्स ने ये बताई। चलिए अब BTST और STBT ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। गाबर सर, गुड इवनिंग। कहाँ चले गए थे सर आप? ढूंढ रही थी मैं आपको। और कोल इंडिया कल शायद आपने दिया था और आज डीलर्स के भी फोकस में है। क्या कैरी कर रहे हैं? मैं पानी लेने गया था, बहुत प्यास लगी थी। कोई बात नहीं सर, स्टे हाइड्रेटेड। थैंक ट्रेड आपका। कहाँ गुड गए इवनिंग टू यू। दूर पास वाले रूम में गया था, किचन में पानी पीने। नहीं, दूर नहीं, पानी पास में ही है, किचन में है। मैं अपने घर से ही काम करता हूँ। आई हैव अ सेपरेट ऑफिस रूम हियर। एनीवे, गुड इवनिंग टू यू श्रेया। और स्टॉक का नाम है मुथूट फाइनेंस। शॉर्ट है, ट्रेड कर रहा है 2532 के आसपास। 40 रुपए का स्टॉप लगाइए, 2500 पॉसिबल है। मुथूट फाइनेंस शॉर्ट 25-30 पर। कविता जी, आप क्या पिक करेंगे? सो मैं एक बाय ट्रेड ले रही हूँ। कैश सेगमेंट से लेकर जाना चाहिए। फर्टिलाइजर काउंटर में चंबल फर्टिलाइजर FNO से बाहर आया, उसके बाद एक अच्छे मूव बनते हुए दिख रहे हैं। 537 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है। प्राइस मूव 545, 549 तक एक्सटेंड होते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 530 का। एंड एज अ डिस्क्लेमर, ये कॉल हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ शेयर की। ओके, चंबल फर्टिलाइजर यहाँ पे खरीदारी की राय। डेज हाई पर क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। अमित जी, क्या कैरी करेंगे आप कल के लिए?
जी शेयर जी एसटीबीटी रहेगा। हैवेल्स के फ्यूचर में शॉर्ट करना है, यहाँ पे कंटिन्यूअस वीकनेस बनी हुई है चार्ट में। आज के सत्र में भी हम काफी वीकनेस इसमें देख रहे हैं और ओवरऑल स्ट्रक्चर नेगेटिव है यहाँ पे। फ्यूचर्स में थोड़ा सा डिस्काउंट है, 1461 का प्राइस है, इससे शॉर्ट करें फॉर अ टारगेट ऑफ 1430 और स्टॉप लॉस रहेगा 1475। ओके, हेवल्स शॉर्ट। मानस आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए गोदरेज प्रॉपर्टीज पे ही ध्यान है, यहाँ पर ऑप्शन ट्रेड दिया था। एक एसटीबीटी कॉल फ्यूचर में भी लिया जा सकता है। 1981 के स्टॉप लॉस से गोदरेज प्रॉपर्टीज के फ्यूचर में बिकवाली की जा सकती है और 1900 के टारगेट सेट किया जा सकता है। ओके, गोदरेज प्रॉपर्टीज ये ट्रेड मानस जी की तरफ से आती हुई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बैन अपडेट ले लेते हैं। एक बार स्क्रीन पर रखिए, तीतागढ़ शायद बैन में जा सकता है क्योंकि 114 पोजीशन बनी है और काफ़ी अच्छी तेज़ी के साथ तीतागढ़ क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। ब्रोकरेज की भी बुलिश और रिजल्ट भी अच्छे लगे, उसके बाद से ये फुल मोमेंटम में था ये स्टॉक। अब चलते हैं ब्रेथ समझ लेते हैं। ब्रेथ कैसी रही वीरेंद्र जी? आज की शुरुआत तो ठीक हुई होगी लेकिन जाते जाते सिंकिंग हो गया है, खराब। जाते जाते ना ही पूछिए श्रेया, पर दिखाते हैं क्या करें, रीत है रिवाज है तो बात करनी पड़ेगी। बट कन्विक्शन और स्ट्रेंथ नाम की चीज़ नहीं है। शॉर्ट 111 हायर लेवल्स देखिए, हो यही हो रहा है श्रेया। हायर लेवल्स जैसे ही आते हैं ना, शॉर्ट लेने वाले इस बाजार में बखूबी आ रहे हैं। 111 शॉर्ट्स, 23 में शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग 62 में और लॉन्ग अनवाइंडिंग 23 में। तो मार्केट का झुकाव लाल साइड में, कमजोरी की साइड में था, बेयर ग्रिप में था। लेके आइए स्लाइड से किक करके और पहले लॉन्ग को देखते हैं कहाँ पर थोड़े बहुत लॉन्ग्स विजिबल थे। इस क्रम में सबसे ऊपर जो सेक्टर रहा उसमें एल्केम देखिए, फार्मा में आज कुछ ग्रीन शूट्स विजिबल थे और टीटागढ़ रेल सिस्टम। हालांकि ये लेफ्ट का इंडिकेटर देख के राइट मुड़ने वाला स्टॉक है। बाकी बायोकॉन, एमसीएक्स में एक बहुत खूबसूरत ब्रेकआउट था, सुबह सुबह में पकड़ा था। मैक्स फाइनेंशियल्स यहाँ पे करीब 2.25% का मूव था। और नेक्स्ट स्लाइड में शॉर्ट कवरिंग एसजेवीएन में और जिंदल स्टेनलेस में, ग्रैन्युअल्स इंडिया, अदानी टोटल गैस, सीएससी। आज पावर स्पेस में कुछ अगर आप देखें स्विंग्स विजिबल थे। और जहाँ तक शॉर्ट बिल्डअप का सवाल है उसमें एस्ट्रल अर्निंग डिजास्टर, आज का एक्शन ऑफ द डे, आरवीएनएल सुप्रीम इंडस्ट्रीज, बजाज फाइनेंस और कल्याण ज्वेलर्स, ये सब बैकफुट पे थे। मोमेंटम कोलैप्स हो रहा है हर रोज। सुप्रीम 2 दिन का सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आज कोलैप्स हो गया और उसके बाद आरबीएल बैंक, पीबी इन्फोटेक, मिंडा, सीडीएसएल और डिलीवरी, इन सभी काउंटर्स में आज सीडीएसएल सुबह बहुत स्ट्रॉन्ग था, देखिए जाते जाते कितना कोलैप्स हो गया। तो मोमेंटम जो है वो श्रेया मिसिंग है। और निफ्टी हालांकि बहुत बड़े फ्रैक्शन से, जैसे कि मैं कहता ना, मैं शॉर्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि व्यू नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़े फ्रैक्शन से नहीं तोड़ रहा है। बट हाँ, डायरेक्टर साहब एक बार वो जो 2 बजे की स्लाइड थी वो दिखा देंगे, उसका शेयर के पास चलते हैं। 24,500 पे और 400 पे कितना आउटस्टैंडिंग हुआ है उसको देख लेते हैं एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि निफ्टी बैंक तो बिल्कुल निचले छोर पे जाके क्लोज हो रहा है, बिल्कुल ही निचले छोर पे। ये देखिए कितना है 500-400 पे। हालांकि 24,400 का कुछ हद तक पुट राइटर एग्जिट कर रहा है, बट स्टिल 1,90,00,000 का आउटस्टैंडिंग यहाँ पे खड़ा है। तो उसीलिए अगर आप देखें बाजार अभी कोलैप्स नहीं हो रहा है, बट टेक्निकली ये बहुत ही खराब क्लोज है। याद रखिएगा कल के क्लोज में, परसों के क्लोज में एक अंतर था, हम इस ट्रेजेक्टरी में नहीं आए हैं। यानी पोस्ट 1 अगस्त इट्स ए वर्स्ट क्लोज निफ्टी के लिए। श्रेया बिल्कुल, निफ्टी के लिए पोस्ट कौन सा अगस्त बोला सर? डेट क्या बताया आपने? मैं अगर आप इसको मतलब 8 अगस्त को जो हमारा लो लगा था श्रेया, वो बहुत खराब था। कल हम रिकवरी ले गए, यानी 8 अगस्त के बाद का ये सबसे लोवेस्ट। सिर्फ अगर आप 8 अगस्त के लो को छोड़ दें तो ये बहुत खराब क्लोज है श्रेया, बहुत खराब क्लोजिंग हो रही है मार्केट की, बिल्कुल। लेकिन इस ख़राब मूड में एक अच्छी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जो कि काफ़ी दर्शक हमारे पूछते रहते हैं कि एफएनओ गुरुकुल कब होगा। तो सीएनबीसी आवाज़ फिर से आप सभी के लिए एफएनओ गुरुकुल आ रहा है और इस बार 13 और 14 सितंबर को होने वाले इस 2 दिन एक्सक्लूसिव वेबिनार में दिग्गज एक्सपर्ट्स आएंगे और आपको वायदा ट्रेडिंग के गुरु मंत्र सिखाएंगे। और क्या क्या होगा इसमें कुछ खास, वीरेंद्र जी से समझते। वीरेंद्र जी बताइए, क्या इस बार एफएनओ गुरुकुल में नया होगा, पिछले से कैसे अलग होगा और क्या कुछ सीखने को मिलेगा? देखिए श्रेया, पहली बात तो ये है, हम किसी भी प्रकार से ये नहीं कह रहे हैं कि आप फुल फ्लैज एफएनओ ट्रेडिंग में इंडल्ज हो। लेकिन अगर आप एक ट्रेडर हैं तो यकीनन आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को, चाहे एक हेजिंग के टूल के या फिर आपकी ट्रेडिंग का एटलीस्ट एक भाग इंडेक्स की ट्रेडिंग होगा, फ्यूचर्स की ट्रेडिंग होगा, उसको आप जब भी करें सेंसिबल तरीके से, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को समझ के, डेटा को समझ के और मार्केट की प्लेसमेंट को समझ के करें।
मैंने खुद ने स्ट्रक्चर किया है इस प्रोग्राम को इस बार के श्रेया, और मैंने पहले 2 सेशंस रखे हैं हेमंत जी के। जरा एक बार इमेजेस लेके आइए मेहमानों की। हेमंत जी का पहला सेशन है और जिसमें हम बात करेंगे प्लेसमेंट की, और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ श्रेया, मैं 3 जुलाई को एक व्यू लिया था, ये बाजार टिकेगा नहीं हायर लेवल्स पे। आज हम 200 EMA के नज़दीक क्लोज हो रहे हैं। क्यों? इट्स ऑल अबाउट प्लेसमेंट, इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, कैसी है बाजार की प्लेसमेंट। तो हम इस बार इस गुरुकुल में, जब से हमने गुरुकुल शुरुआत किया है, पहली बार FIs के स्टैट्स, लिक्विडिटी के पैटर्न को जज करने के बारे में बात करेंगे। उसको कैसे जज करें, आपको किस साइड पे प्लेस होना है, सेल पे या फिर बाय पे, उससे बातचीत करेंगे। फिर स्टॉक्स पे आएंगे, फिर बात करेंगे थोड़ा बहुत रोलोवर्स की, और उसके बाद थोड़ा अगर आप देखें इसके जो सबसे अंतिम अध्याय में आशीष चतुर्वेदी के साथ एक कुशल पोर्टफोलियो कैसा हो, उस पर सब पे बातचीत होगी। तो एक इंटरेस्टिंग सेशन है, और यकीन मानिए मैंने जो पहला सेशन इस बार का ड्रॉ किया है वो इंटरेस्टिंग होगा। 13 और 14 सितंबर को आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ 2 दिन के इस वेबिनार में। ये QR कोड आपकी स्क्रीन पे स्कैन करिए, फी स्ट्रक्चर, कोर्स कंटेंट, स्पीकर्स, सब कुछ आपके पास होगा। श्रेया। बिल्कुल, तो ये QR कोड स्कैन कीजिए, 13 और 14 सितंबर को इस होने वाले वेबिनार में हिस्सा लीजिए और गुरु मंत्र सीखिए। और ख़राब क्लोजिंग जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे मार्केट की हो रही है फ़िलहाल, लेकिन कुछ स्टॉक्स जहां पर बाइंग इंटैक्ट थी। एक अल्ट्राटेक सीमेंट अमित जी ने पिक किया था। इसके अलावा मैं देख रही थी दालमिया भारत भी आज वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल, करीब 1.5% की तेज़ी के साथ ये भी क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। कविता जी, आप बताएंगी डालमिया भारत ये कैसे चार्ट्स पे प्लेस्ड है अभी फिलहाल? श्रेया, आई एम सॉरी, मेरा सिस्टम अपडेट पर चला गया है। आई वोंट बी एबल टू टेक द क्वेश्चन। आई कैन टोटली एम्पथाइज विथ यू। थोड़ी देर पहले मेरे साथ यही हुआ था, फिर मैंने लैपटॉप चेंज किया। खैर, हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे लैपटॉप के ऑप्शंस हैं। आप बताएंगे मानस जी, डालमिया भारत का चार्ट देखकर यहाँ पर क्या स्थिति फिलहाल? देखिए, डालमिया भारत की जहाँ तक बात है, देखिए ट्रेंड पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जब भी करेक्शन देखने को मिलता है तो 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक सपोर्ट ले लेता है। लेकिन यहाँ पर ये कहना कि 1 से 2 दिनों में कोई बड़ा मूव देखने को मिलेगा, ये आई थिंक थोड़ा जल्दी है। बट अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो होल्ड कर सकते हैं। 2220 के स्टॉप लॉस से स्टॉक को होल्ड करिए। स्टॉक 2275 के पार निकलेगा तो आई थिंक 2350 तक के लेवल्स को दिखा सकता है। डालमिया भारत फिलहाल ये स्ट्रैटेजी आपको अपनानी चाहिए। एक बार PG इलेक्ट्रोप्लास्ट का भी चार्ट रख देते स्क्रीन पे। भारी बिकवाली हमने देख को मिले पिछले कुछ सत्रों में आफ्टर गाइडेंस कट, और आज PG इलेक्ट्रोप्लास्ट का एक बार चार्ट रखेंगे तो समझ में आएगा। थोड़ी बाइंग थी, हालांकि डिहाई से फिसला ये करीब 1.5% की तेज़ी के साथ। वक्त कम है, वरना मैं इस पे चार्ट चेक लेती। अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और क्लोजिंग कैसी रही मार्केट को वो समझते हैं वीरेंद्र जी से। वीरेंद्र जी, ओवर टू यू। ना ही पूछिए तो अच्छा है, लेकिन क्या करें, इस बाजार में मंदड़िए भी होते हैं श्रेया, तो हमें दोनों का पक्ष रखना होता है और दोनों के पक्ष की सराहना करनी पड़ती है। इट्स 24483, जैसे कि मैं कह रहा था, देखिए उस वक्त थोड़े चार्ट्स डबल थे। 8 अगस्त का हमारा क्लोज आया था 24,361 पे। हमने कल रिवर्सल दे दिया था, तो हम उतने खराब क्लोज से बच गए थे। हमने 7 अगस्त को भी एक रिवर्सल दे दिया था, यानी दिस इज द सेकेंड वर्स्ट क्लोज पोस्ट आप देखें तो मेरे ख्याल से मई 2025। निफ्टी बैंक 55,033 पे एग्जैक्टली एट डे लो क्लोज हो रहा है। जस्ट आई थिंक बाय फ्रैक्शन अपने 100 EMA को ये सिक्योर करके जा रहा है, बट टेक्निकली इसकी पिक्चर बहुत खराब है। और वीकनेस जिसे कहते हैं ना, आप 10 EMA नहीं रीगेन कर पाए। आपके स्क्रीन पे अब कुछ सेक्टर इंडस्ट्रीज आएंगे। पेन था मिड कैप में। IT आज सुबह से अगर आप देखें बाजार में, अगर कोलैप्स नहीं था तो उसका पीछे कारण था IT। बाकी निफ्टी बैंक कोलैप्स हुआ, फाइनेंशियल सर्विसेज कोलैप्स हुआ। PSU बैंक कल की मजबूत कड़ी बैकफुट पे थे। डिफेंस कोलैप्स हुआ बावजूद HL के अच्छे स्ट्रॉन्ग नंबर्स के बाद। कैपिटल मार्केट स्टॉक्स आधा % नीचे। मेटल्स में स्ट्रेंथ थी, फार्मा में स्ट्रेंथ थी, FMCG बैकफुट पे था। रियल्टी इंडेक्स को देखिए 1% नीचे। IT जैसे कि मैंने कहा आज इसने सिक्योर किया थोड़ा डाउन साइड बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग। बाकी ऑटो में M&M स्ट्रॉन्ग था, मारुति स्ट्रॉन्ग था, टाटा मोटर्स स्ट्रॉन्ग था, बजाज ऑटो स्ट्रॉन्ग था। इंडिया विक्स आज 1223 के क्लोज में। और एनर्जी स्पेस सुबह सुबह एक स्विंग था रिलायंस में बहुत स्ट्रॉन्ग, लेकिन बाद में वो भी कोलैप्स हुआ, बट स्टिल निफ्टी एनर्जी इंडेक्स अच्छा करता हुआ। और कैपिटल गुड इंडेक्स सेकंड सब्सिक्वेंट डे यहाँ पर पेन 3.4% नीचे। और आपकी स्क्रीन पे निफ्टी करीब 24,487 पे, निफ्टी 96 पॉइंट्स के लॉसेस के साथ 24485। आप कहेंगे जनाब कि
कल के लो से, परसों के लो से ये एक सब्सटेंशियली हाई है, बट फियर फैक्टर जो हम कैरी कर रहे हैं अपने साथ, अगर खुदा न खास्ता वॉल स्ट्रीट पे आज कुछ खराब हुआ और हमको एक गैप डाउन मिल गया अगर श्रेया, तो निफ्टी बैंक इज एट रिस्क। एक फियर ऑफ स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होने का जो होता है ना, वो कल बैंक निफ्टी में परसिस्ट करेगा। खैर श्रेया, ये तो चलते ही रहेगा। बताइए आज आपके साथ मार्केट का पंचनामा में कौन है? आज हमारे साथ होंगे अमित सेठ जी, जो मार्केट का पंचनामा में हमारे साथ जुड़ेंगे और आपके सभी क्वेरीज को एड्रेस करेंगे। CNBC आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, एक्स पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर इनफैक्ट हमारे साथ जुड़िए और अपने पोर्टफोलियो रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो पूछिए। पोर्टफोलियो में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे से दुरुस्त दर्द हो रहा है, बस सब पे बस। पर श्रेया, क्या होता है ना, दर्द के बाद ही जो है ना अच्छा दौर आता है। अच्छे दौर की अहमियत तभी मालूम चल होती है जब आप दर्द को महसूस करें। खैर ये वक्त भी गुजर जाएगा, यही इसकी अच्छी बात है। आपसे अगली मुलाकात होगी इस पैनल की कल सुबह मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार और ज़रूर देखिएगा आप श्रेया के साथ मार्केट का पंचनामा। एक छोटे से ब्रेक के बाद, एक अंतराल के बाद CNBC आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। नमस्कार।